अभी तक हमने कल जो पढ़ा था पिछली क्लास के अंदर, हम डेजर्ट टोपोग्राफी, डेजर्ट लैंडफॉर्म्स को पढ़ रहे थे। और हमने उसके डिफरेंट जो एक्शंस हैं डिपोजिशन लैंडफॉर्म्स के, इरोजन लैंडफॉर्म्स के, उनके बारे में देखा था। किस तरीके से किस एरियाज के अंदर ये काम करते हैं उनके बारे में हमने पढ़ा था। और आज जो है अब हम देखेंगे, कल हम यारडांग से स्टार्ट करेंगे और इसको फिर हम फिनिश करते हैं आज, क्योंकि आपका लगभग लगभग फिर जियोमोर्फोलॉजी का कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम नेक्स्ट क्लाइमेटोलॉजी पे चलेंगे। आज की क्लास में हम इसके बाद फिर वेदरिंग की भी पढ़ेंगे, थोड़ा सा वेदरिंग का आपका बचा हुआ है, और इसके बाद फिर स्टार्ट करते हैं। तो सेमी टोपोग्राफी के अंदर हमने देखा था कि कौन कौन से इसके इरोजनल वर्क हैं, कैसे काम करता है, कौन कौन से फिर इरोजनल लैंडफॉर्म्स के डेवलप करता है, जिसमें कि हमने देखा था डिप्रेशन बेसिन्स, इंसलबर्ग, मशरूम रॉक, डेमोइसेल्स, ज्यूगन, यारडांग। आज हम पढ़ेंगे यारडांग को। ठीक है, तो यारडांग के बारे में आप समझ लीजिए कि यारडांग क्या होता है। एक ये स्टीप साइडेड डीपली अंडरकट ओवरहैंगिंग रॉक रिज होता है। इस तरीके से लगभग ऐसा समझ लीजिए बना हुआ है। अगर मैं इसको बना दूं, इस थोड़ा सा शेप बनेगी, यहाँ थोड़ी ढलान सी है ये, ठीक है, बल्कि और इस तरीके से शेप में ऐसे आ जाता है। तो ये क्या हो गया, एक तरीके से समझ लो कि इसकी जो जो जैसे हमने देखा था पीछे जूजेन बना था ये, तो ये जूजेन जो था उसके विपरीत इसका निर्माण होता है। इसमें क्या होता है कि जब कई बार हार्ड और सॉफ्ट रॉक्स जो होती हैं, कठोर और जो कोमल चट्टाने हैं, उनका जो चट्टानों के स्तर पर एक लंबवत दिशा में वो मिलते हैं। ठीक है, इस तरीके से ये सारी चट्टानें इसमें ऐसी बनी हुई हैं। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है कि जो हवा है, पवन है, वो क्या करती है, वो जो कठोर शेल होती है उसको तो जल्दी काट नहीं पाती, लेकिन जो कोमल शेल होती है उसको वो काट देती है। ठीक है, तो उसको काटने की वजह से क्या होगा, यहाँ पर इस तरीके से थोड़ा सा ही डीप डिप्रेशन सा बन जाता है, गड्ढा सा बन जाता है। तो ये थोड़ा सा इस तरीके का बना हुआ आकार रहता है इसका। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, जो कठोर शेल के बीच में जो कोमल शेल होगी वो उसका इरोजन हो जाएगा, अपरदित हो जाएगी, और वो वहां से उड़ जाएगी, डिफ्लेक्शन हो जाएगा उसका। और उसके बाद जो ऊपर का भाग बचा हुआ रह जाएगा, क्योंकि जो रॉक हार्ड रॉक्स हैं, जो कठोर चट्टानें हैं, वो ऊपर बची रहती हैं। तो इस तरीके से ये यारडंग का रूप ले लेते हैं। ठीक है, ये हमेशा आप ध्यान रखिएगा कि ये जो विंड है, विंड के हमेशा पैरेलल चलती है, पैरेलल ही बनते हैं, समानांतर। ठीक है, हवा के समानांतर होते हैं। और इनकी जो है ऊंचाई भी काफी ऊंची कई बार होती है। कई बार ये अगर इसकी हाइट देखोगे तो लगभग लगभग 20 फीट के आसपास हो जाती है। और ये जो चौड़ाई भी है इसकी, ये भी लगभग कुछ जगहों पे 30 से कुछ कुछ जगहों पे 120 फीट के आसपास इनकी चौड़ाई देखने को मिल जाती है। ठीक है, और मेन जो क्यों बन रहे हैं, मेन रीजन क्या है, ये है एब्रेजन की वजह से। एब्रेजन का काम ज्यादा होता है और उसकी वजह से इनका जो है निर्माण होता है। ठीक है, उसके बाद फिर नेक्स्ट आता है, ये सिक्स्थ है, और सेवंथ लैंडफॉर्म जो बनेगा उसे बोलते हैं ड्राई कैंटर। ठीक है, ड्राई कैंटर। तो ड्राई कैंटर क्या हो गए, ये एक तरीके के आप समझ लो कि जो फेसेटेड एक तरीके के रॉक बिल्डर्स हैं, कोबल्स हैं, पेबल्स हैं, जो कि काफी टाइम से ना जब हवा चल रही थी तो उसकी वजह से क्या हो गया, अपर्दन हो गया इनके अंदर। ठीक है, या इसको दूसरे शब्दों में कहो कि जो पथरोले मतलब मरुस्थल होते हैं, जहां पर बहुत सारे पत्थर भी देखने को मिलते हैं ऐसे मरुस्थल, तो वहां पर जो भी रॉक्स होंगे, शिलाखंड होंगे, ठीक है, ये शिलाखंड एक तरीके से समझ लो चट्टान का, तो इसमें क्या होगा, इरोजन होता रहेगा। और इरोजन की वजह से क्या होगा, इस पे खरोचे पड़ जाएंगी, निशान पड़ जाते हैं। ठीक है, कहीं से उधड़ गया इस तरीके से, क्योंकि इसके ऊपर दूसरी चट्टाने, दूसरे कंकड़ पत्थर जो हवा के साथ आ रहे हैं वो उससे टकराते रहते हैं। ठीक है, तो इस शिलाखंड या इसके पत्थर के टुकड़ों पर तरह तरह की नक्काशी हो जाती है। और आगे चलकर क्या होता है कि कई बार ये अलग, अगर एक ही डायरेक्शन से हवा चल रही है तब तो एक ही तरफ होंगे, लेकिन अगर कई डायरेक्शन से हवा चल रही है, हर तरफ से हवा आ रही है कई दिशाओं से होकर, तो इसमें जो है इसकी जो आकृति बन जाती है वो कैसी बन जाती है, चतुष्फलक की तरह बन जाती है। ठीक है, तो कई बार क्या होगा, इसकी चतुष्फलक की आकृति बन जाती है, जिसको हम कई बार बोल देते हैं वेंटीफेक्स। ठीक है, तो वेंटीफेक्स की आकार की बन जाती है। ठीक है, तो इसको हम कई बार क्या बोल देते हैं, ड्राई कैंटर। ठीक है, इसका ड्राई कैंटर नाम होता है। और अगर ये दो जगह से, दो साइड से टूटा हुआ है तो उसको जीवी कैंटर ही बोल देते हैं। तो बस इसका इतना ही है। ठीक है, और इसके अलावा जो है एक और इसमें आकृति बन जाती है जिसे हम बोल देते हैं स्टोन लेटिस।
स्टोन लेटिस का मतलब क्या होता है? जालीदार शिला। जालीदार शिला का मतलब क्या हो गया कि जो रॉक्स हैं उसमें अलग अलग कंपोजिशन होती है। एक ही चट्टान जो बनी हुई है उसमें क्या होता है, मिनरल्स अलग अलग होते हैं, अलग अलग उसमें क्या कहते हैं संरचना होगी, स्वभाव उसका अलग अलग होता है। तो उसके कुछ भागों में कठोरता होती है, कुछ भागों में कोमलता होती है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि हमेशा जो कठोर भाग रहेगा हवा से जब टकराएगा, हवा अपनी कंकड़ पत्थर रेत के साथ जब उस चट्टान से टकराएगी तो उसके कठोर भाग पे भी हमला करेगी, कोमल चट्टानों पे भी, कोमल भाग पे भी हमला करेगी। लेकिन टूटेगा कौन? अपर्दन किसका ज्यादा होगा? जो सॉफ्ट रॉक होगी, कोमल चट्टान होगी। तो कोमल भाग पे जो होगा वहां पर क्या होगा, गड्ढा होता चला जाएगा, उसको अपर्दन करती चली जाएगी, तोड़ती चली जाएगी। और जो कठोर भाग है वो नहीं उतना अपर्दन हो पाएगा, वो फिर भी बचे रह जाएंगे। तो इस तरीके से पूरी जो चट्टान होगी उसमें कैसा निशान पड़ जाएगा, इस तरीके से निशान पड़ सकता है। ये मैं बस एक आकृति आपको बना के दे रहा हूँ, इसके निशान अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए एक तरीके से इसमें नक्काशी होगी, जैसे कई बार आप देखते हो ताजमहल के पत्थरों पे नक्काशी हाथ से की हुई है, लगभग लगभग इस तरीके से नक्काशी हो गई। ठीक है, तो ये जालीदार बन जाते हैं, जाली जालियां सी इसके अंदर बन गई। जो कोमल भाग थे वो टूट गए, जो मजबूत भाग थे वो नहीं टूटे, तो वो जालीदार नक्काशी बन गई। इसीलिए इसको फिर हम जालीदार शिला बोल देते हैं। इसके अलावा एक जो नौवा बन जाता है उसको बोल देते हैं हम विंड ब्रिज एंड विंडोज। विंड ब्रिज या विंडोज, ठीक है, या इसको दूसरी भाषा में बोल सकते हैं पवन वातायन। ठीक है, हिंदी में इसको पवन वातायन नाम है। तो ये क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि एक पूरी चट्टान थी, ठीक है, इसके जो कुछ भाग में ऐसा होगा कि कुछ सॉफ्ट रॉक होंगी, तो धीरे धीरे पहले छेद हुआ इस चट्टान के ऊपर, वो बढ़ता गया और बढ़ता गया और बढ़ता गया, इसने काफी बड़ा होल बना दिया और धीरे धीरे इसकी जो पिछली दीवार थी इस चट्टान की उसको आर पार कर दिया हवा ने। तो ये बीच का भाग हट जाएगा, तो बीच का भाग कटने के बाद कैसा बना रह जाएगा, ये इस तरीके से बना रह जाएगा, इस तरीके से। तो अब ये क्या बन गया, एक तरीके का ये देखो पूरा यहाँ पर कर दो तो बीच में हवा, बीच में से आर पार हो गया ये, ठीक है। और ये जो है एक पुल की तरह निर्माण हो गया इसका, ठीक है। तो इसको विंड विंडो भी बोल देते हैं, विंड ब्रिज भी बोल देते हैं, ठीक है, पवन वातायन जिसको बोल देते हैं हम, ठीक है। तो एक तरीके का ये ऊपर का जो है पार्ट ये आर्क की तरह हो गया, ठीक है ना। तो ये इसका बन के तैयार हो जाता है, तो इसको विंडो ब्रिज भी कहते हैं हम, विंडो विंड विंडो भी कहते हैं, दोनों नाम कह सकते हैं। तो इस तरीके से ये जो है इरोजन लैंडफॉर्म्स कहलाते हैं। इसके बाद फिर आता है नेक्स्ट बी पार्ट, जिसे बोल देते हैं ट्रांसपोर्टेशनल वर्क्स ऑफ विंड, ठीक है, पवन द्वारा परिवहन कार्य, परिवहन कार्य। अब परिवहन का भी थोड़ा काम करती है पवन, क्योंकि पवन का काम क्या है कि जैसे अलग अलग और और जल है, जल तो अपने साथ लगातार बहाते हुए इकट्ठा लेते हुए जाएगा सारा सारा, लेकिन पवन का जो अपर्दन का कार्य होगा वो कुछ और भी अन्य कारण होते हैं जिसकी वजह से एक जैसा समान नहीं होता, ठीक है। तो पहली बात तो आपको ये ध्यान रखना है कि प्रमुख कारण जो पवन के चलने की है वो क्या है कि पवन की जो दिशा है, ऐसा तो नहीं है नदी जैसे यहाँ से ओरिजिन हुआ नदी का, तो नदी तो ऐसी बहती चली जाएगी ना इस डायरेक्शन में ही। लेकिन हवा का ऐसा थोड़ी होता है, हवा तो आज अलग अलग समय पे अलग अलग बहती है, आज इस डायरेक्शन में बह रही है, कल इस डायरेक्शन से ही बह सकती है, कई बार हवा इस डायरेक्शन से ही बहती है। तो हवा का जो डायरेक्शन है वो एक जगह से फिक्स नहीं होता, तो अलग अलग दिशा में बहती है, कई बार अलग अलग दिशाओं में, सुबह शाम दोपहर में अलग अलग दिशाओं में बहती है। तो एक तो पवन की जो दिशा है वो क्या कहते हैं अनिश्चित होती है, और दूसरा क्या है कि हवा जो है सिर्फ और सिर्फ एक ही फ्लो में नहीं जाएगी, ऐसे ढलान में हवा चल रही है, हवा कई बार इस तरफ से भी आती है, ऐसे भी चलती है, कई बार ऊपर से नीचे की तरफ भी आ रही होती है। तो हवा के जो है डायरेक्शन जो है वो भी कई बार ऊपर नीचे होता रहता है, ठीक है। तो दिशा भी अलग हो सकती है, इसकी जो है ऊंचाई निचाई भी अलग अलग हो सकती है, ठीक है। दूसरी चीज क्या है कि पवन का जो वो है ट्रांसपोर्टेशन वाला जो काम होता है इसका, वो काफी दूर तक लेके जाता है, ठीक है। तो ये ऐसा नहीं है कि क्या कहते हैं कुछ ही जगहों पे पवन की वजह से अपर्दन होगा, काफी दूर तक भी अपर्दन इसका हो सकता है। तो ये कारण हो गया। और दूसरा कारण तीसरी चीज क्या है कि पवन की वजह से क्या होता है, कई बार जो जैसे नदी है या कोई ग्लेशियर है वो एक डायरेक्शन की जगह मल्टीपल डायरेक्शन में हो गया, और जमीन पे बिल्कुल सतह पे नहीं होता, थोड़ा सा ऊंचाई पे इसके हवा चलती है। और उसके साथ साथ जो है वायुमंडल तक, वायुमंडल का जो ऊपर का सिरा है उससे थोड़ा नीचे तक भी है हवा, अपने साथ कणों को बहाकर बारीक कणों को ले जाके
अपने साथ बहा सकती है। और ये एक कंटिन्यूअसली नहीं जाएगी, एक जगह हवा चली कुछ दूर तक बहा के ले गई, फिर रुक गया, वो सामान वहीं रह जाए, मतलब जो उसके मटेरियल्स हैं बहाते हुए लेके आई, यहाँ तक इसने गिरा दिया, यहाँ पे बस गया, फिर दूसरी फिर हवा तेज चली, फिर इसको आगे तक घसीट के ले गई, फिर हवा चली, फिर आगे तक घसीट के ले गई। तो इस तरीके से परिवहन का कार्य होता है पवन के द्वारा। और इसमें जो एक इम्पोर्टेंट है वो ये है कि पवन जो है वो कैसे लेके चलती है, रोलिंग की तरह लुढ़का के सामानों को हवा जो है प्रेशर देगी और वो लुढ़कते लुढ़कते आगे की तरफ मूव करते हुए चले जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से मूवमेंट चलता है। तो इनमें 3 तरीके से जो है ये अपनी हवा जो है ट्रांसपोर्टेशन करती है। तो एक होता है जिसे बोल देते हैं सस्पेंशन, ठीक है, सस्पेंशन को हिंदी में बोलते हैं निलंबन। ठीक है, दूसरा होता है सॉल्टेशन, सॉल्टेशन का मतलब हो गया लुढ़क कर। ठीक है, और तीसरा होता है जिसे बोलते हैं ट्रैक्शन। ठीक है, खींचकर। तो इस तरीके से 3 जो है आकार से अलग अलग जो है ये अपने साथ सामान लेके जाती है। तो जो क्या कहते हैं ऐसे मटेरियल जो सिर्फ और सिर्फ 0.2 mm वाले हैं। ठीक है, तो 0.2 mm के जो साइज के जो भी वो हैं पदार्थ हैं छोटे मोटे, तो वो क्या कहते हैं इसके साथ निलंबन के साथ सस्पेंशन हवा में ही तैरते हुए ऊपर की तरफ उड़ते हुए चले जाते हैं। और जो 0.2 से ऊपर के होते हैं बड़े होते हैं, ठीक है, एंड लेस 0.2 mm एंड मोर या ग्रेटर, इससे बड़े जो होते हैं वो क्या करेंगे, वो आप इसके साथ लुढ़क कर जाएंगे। ठीक है, और या फिर फुदक फुदक कर ट्रैक्शन के साथ साथ इस तरीके से भी लुढ़कते हुए आगे मूव करते हुए चले जाते हैं, बड़े पत्थर वत्थर जो होते हैं। तो इस तरीके से हवा अपना परिवहन का कार्य करती है। फिर सी पार्ट आता है इसका जिसे बोल देते हैं डिपोजिशनल। ठीक है, डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स या पवन द्वारा निक्षेपण कार्य। तो इस तरीके से जो काम होगा वो आगे वो इम्पोर्टेंट होता है, इरोजन का और डिपोजिशन का ज्यादा इम्पोर्टेंट काम होता है। तो क्योंकि इससे जो बनेगा, इससे 2 इम्पोर्टेंट जो फिगर बनते हैं वो एक होता है सैंड ड्यून, ठीक है, जिनको हम बोल देते हैं बालू का स्तूप। ठीक है, और दूसरा इसमें बनता है लोएस। ये 2 इम्पोर्टेंट हैं जो इसके डिपोजिशन की वजह से बनते हैं। तो खैर अब जो है हम और भी कुछ हैं जो इसके बारे में हम उनके बारे में देख लेते हैं कौन कौन से और ये लैंडफॉर्म जो है बनाता है डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स। ठीक है, या इसे आप बोल दें निक्षेप जनित स्थल रूप, इनके बारे में देखते हैं। तो पहला जो इसमें बनता है वो कहलाता है रिपल मार्क्स। ठीक है, तरंग चिन्ह। तो तरंग चिन्ह ऐसे समझ लो कि आपने कई जगह देखा होगा कि जो काफी बड़े रेगिस्तान है वहां पर ऐसे धारियां सी इस तरीके तरंगों से बनी हुई होती हैं इसमें रेतों में। ठीक है ना, रिपल्स बने होते हैं। कई बार ऐसे भी देखा होगा कि अगर शांत जल है, स्थिर जल है और एक बिल्कुल आराम से हवा थोड़ी सी बह रही हो, तो पानी के ऊपर क्या होता है ऐसी हल्की हल्की सी तरंगे से देखने को मिलती हैं, आपकी छोटी छोटी तरंगे से देखने को मिलती है। तो उनको लहर भी बोल सकते हैं, तरंग भी बोल सकते हैं। तो इस तरीके से वो लहरदार चिन्ह बना लेती हैं रेत के ऊपर भी। ठीक है, और दूर तक रेत ही रेत 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 रेत, रेत, रेत के टीले दिख रहे हैं आपको। तो रेत की मात्रा जहां पर ज्यादा होती है, ऐसे रेगिस्तान जहां पर रेत की मात्रा ज्यादा हो रही है, तो वहां पर हवा जो है अपने साथ निक्षेप कर देती है अलग अलग साइज के जो कण होते हैं और जो रेत होती है उसको, और वहां जो है ये सागरी तरंगों की तरह लहरदार चिन्ह बना लेती है। ठीक है, इनको हम कई बार उर्मिका भी बोल देते हैं। ठीक है, तो ये काफी खूबसूरत लगते हैं देखने में, दूर दूर तक बनते हैं। और मेन जो इसका है वो क्यों होता है, सॉल्टेशन की वजह से मेन जो है रिपल मार्क्स बनते हैं, सॉल्टेशन की वजह से। हवा हवा जो है अपने साथ उड़ती हुई मतलब चलती हुई आ रही है, और हवा में जो भी डस्ट पार्टिकल सैंड पार्टिकल्स इसके साथ साथ हवा के साथ ऊपर से आते जा रहे हैं, वो फिर धीरे धीरे नीचे बैठ जाते हैं, जहाँ हवा की गति धीमी होगी वहीं पे बैठ जाएंगे। तो दूर स्थानों से लेके जो ये बना देती है, इस तरीके के रिपल मार्क्स कहलाते हैं। रिपल मार्क्स अगर इसकी क्या कहते हैं आपको मैं
फोटो अभी नहीं है इसकी। इसी तरीके से समझ लो कि जैसे पानी के ऊपर या समुद्र के ऊपर लहरें हल्की हल्की कई बार देखने को मिलती हैं, वही रिपल मार्क्स ये बन जाते हैं। अब इसमें जो दूसरा आता है वो कहलाता है सैंड ड्यून्स, बालू का स्तूप। तो जो सैंड ड्यून्स है वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो सैंड ड्यून्स जो है बालू का जो स्तूप है, ये क्या होते हैं कि हीप्स और माउंट्स ऑफ सैंड, इनको आप एक डेफिनेशन में बोल सकते हो, हीप्स और माउंट्स ऑफ सैंड। मतलब कि उसका पवन का या रेत का या बालू का निक्षेप, उसके वजह से जो निर्मित बड़े बड़े टीले बन गए, स्तूप बन गए, उन्हीं को हम बालू का स्तूप बोलते हैं, ठीक है। सैंड ड्यून्स हम उनको बोलते हैं। अब इसके जो सैंड ड्यून्स हैं, सैंड ड्यून्स के अंदर आपको सारे सैंड ड्यून्स एक जैसे देखने को नहीं मिलेंगे। इनके आप फॉर्मेशन में, फॉर्म्स में, और इनके क्या कहते हैं साइज में भी डिफरेंस देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये अलग अलग जगहों पे अलग अलग देखने को मिलते हैं। तो जो कोस्ट के पास मिलेंगे आपको, इस समुद्र के तट पे मिलेंगे, उनको हम कोस्टल ड्यून बोल देते हैं, ठीक है। समुद्र तटीय ड्यून्स कहलाएंगे, ठीक है। जो रिवर के पास आपको अगर ऐसे सैंड ड्यून्स बनते हैं तो उनको हम बोल देते हैं रिवरिन ड्यून्स, ठीक है। और इसी प्रकार से अगर हमें किसी लेक के पास देखने को मिल रहे हैं, जहां पर कोई झील है, तो लेक के पास आपको देखने को मिलेंगे, तो इनको बोल देते हैं लेक कस्ट्रीन ड्यून्स, ठीक है। तो इसके जो है शेप, साइज और स्ट्रक्चर, इन तीनों में अंतर देखने को मिलता है, अलग अलग उसके अंदर शेप, साइज और स्ट्रक्चर, इन तीनों में डिफरेंस होता है ड्यून्स के अंदर। एक ड्यून्स दूसरे ड्यून से अलग हो सकता है, ठीक है। तो अब हम ये बालू के स्तूप जो बनते हैं, जो सैंड ड्यून्स बनते क्यों हैं? तो एक बड़ी नॉर्मल सी प्रोसेस है कि जब जो भी हवा की वजह से जो भी रेत लेके आई गई है, जब वो धीरे धीरे नीचे बैठने लगती है, तो वो बालू के ढेर का निर्माण होने लगता है, ठीक है। और जो रेत का फिर जो डिपोजिशन हो गया, निक्षेपण हो गया, वो फिर पवन की जो डायरेक्शन है, पवन की दिशा में बाधा बनने लगता है। धीरे धीरे अगर सपोज करो ये हवा यहाँ से बहती हुई आ रही है, और धीरे धीरे इसने रेत को जमाना शुरू कर दिया, रेत रेत जमती चली गई, एक के ऊपर एक परत बनती चली गई, ऊंची बन गई। तो फिर क्या होगा, जो हवा यहाँ चल रही थी इसके अंदर बीच में ये हवा को रोकेगा भी ना, तो इसकी वजह से क्या होगा, फिर अलग अलग प्रकार के फिर टीलों का निर्माण होना शुरू हो जाता है, एक के ऊपर एक रेत बढ़ती चली जाती है, और ये फिर एक सैंड ड्यून का निर्माण कर लेते हैं। आपने देखा होगा कई बार ऊबड़ खाबड़ कहीं ऊंची नीची इस तरीके की टीले जो हैं रेत के रेगिस्तानों के अंदर देखने को मिलते हैं। तो उसमें क्या है कि जो सैंड ड्यून्स बनते हैं उनके अलग अलग कारण होते हैं, ठीक है, एक ही वजह से नहीं बनते। तो पहली जो रीजन है सैंड ड्यून्स क्यों बनेंगे, वो इसलिए बनते हैं तब, या इसमें लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, वाई सैंड ड्यून्स डेवलप, ठीक है। तो पहला कारण क्या हो गया, अबंडेंस ऑफ सैंड, मतलब कि रेत जो है ज्यादा होगी, अधिक रेत की अधिकता होगी, तब उसमें आपके बालू का स्तूपों का निर्माण हो जाएगा, ठीक है। तो बालू का स्तूपों का निर्माण हमेशा इसीलिए रेगिस्तान के उन भागों में मिलता है जहां पर रेत की मात्रा ज्यादा होती है, ठीक है। तो ये आर्द्र भागों में भी और शुष्क भागों में भी, दोनों जगहों पर रेत की अधिकता होती है, और वहां पर हमें सैंड ड्यून्स बने हुए दिख जाते हैं, ठीक है। दूसरा क्या होता है कि इसके अंदर हवा की जो वो है स्पीड है वो ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है, तभी तो वो उड़ा के ले जाएगी अपने साथ सामान दुनिया भर के पदार्थों को। तो हाई वेलोसिटी विंड होनी जरूरी है, ठीक है। पवन की जो वेग है उसकी तीव्रता होनी ज्यादा ज्यादा तीव्रता होनी चाहिए, क्योंकि अगर हल्की हवा चलेगी, मंद गति की हवा चलेगी, तो वो अपने साथ फिर क्या होगा, थोड़ी सी रेत लेके साथ में जा पाएगी, और उसकी वजह से फिर क्या बनेगा, फिर उर्मी का चिन्ह नहीं बन पाएंगे, ट्रिपल मार्क्स ही बन पाएंगे, ठीक है। तरंग चिन्ह या इनको हम बोल देते हैं उर्मी का चिन्ह। हल्की हल्की रेती जमा कर पाती है, उसकी वजह से फिर स्पीड इतनी ज्यादा तेज होगी तो ट्रिपल मार्क्स से बनेंगे, सैंड ड्यून नहीं बन पाएंगे, टीले पूरे नहीं बन पाते। लेकिन अगर हवा की तेज गति होगी तो अपने साथ ज्यादा मात्रा में रेत को उड़ा के लेके आएगी, और ज्यादा मात्रा में लाएगी तो फिर ज्यादा ही उसका डिपोजिशन कर देगी। तो इसीलिए जो है, जो समुद्री उसके मरुस्थल के जो भाग होते हैं, तो उनमें क्या होता है कि जो रेतीले सागर के तट होते हैं वहां पर हवा तेज होती है, इसीलिए उन जगहों पे काफी बालू का स्तूपों की भरमार आपको देखने को मिलेगी, बाकी अन्य जगहों पे देखने को नहीं मिलती है। और तीसरा कारण होता है इसके अंदर कि जो पवन के जो रास्ता है, ठीक है,
उसके बीच में अवरोध हो, पवन मार्ग में अवरोध अगर अब देखने को मिलता है तो उसको आप बोल सकते हैं ऑब्स्टिकल्स ऑफ ट्रीज, बुशेस, फॉरेस्ट, रॉक आउटक्रॉप, वॉल, रॉक बोल्डर्स। अगर ये सब क्या है, ये जो है पवन के वेग में अवरोध बना रहे हैं, ठीक है ना। तो इसमें कई बार आप देखने को मिलेंगे कई जगहों पे, कई जो है वो बने वृक्ष होते हैं कुछ जगहों पे। तो वृक्ष होंगे तो हवा उसमें टकरा जाएगी, वहीं पे रेत का जो निक्षेप है उसके साथ लेके आ रही चीजें पदार्थ उसके गिर जाएंगे। कई जगहों पे झाड़ियां बनी हुई होती है, उसकी वजह से। कई जगह पे जो है जंगल है, देखिए ना, घने वन है, घने वन की वजह से होता है। कई बारी जो होगा कुछ जो बड़ी बड़ी शिला है, शिलाखंड है, वो बीच में है तो उनसे टकरा के हवा का मार्ग अवरुद्ध हो जाएगा। कहीं दीवारें बनी हुई हैं या कहीं पे बड़े बड़े जो हैं शिलाखंड बने हुए हैं, तो चट्टाने हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, इसके बीच में रास्ते में क्या कहते हैं अवरोध आ जाएगा, रुकावट आएगी, तो वहीं पे रेत जम जाएगी, ठीक है। और इसकी वजह से क्या होगा, फिर निक्षेप जो है वो टीले के रूप में नहीं हो पाएगा, बीच बीच में वहीं पे रुक जाता है। तो एक ये हो गया। और चौथा फिर लास्ट में जो है वो भी सिंपल है कि जो उसके साथ सैंड आ रही है, रेत आ रही है, उसको जमने के लिए भी एक जगह चाहिए। ऐसा नहीं है कि कहीं भी जाके टीले बन जाते हैं। तो खाली जगह दूर तक की प्लेन जगह होगी तो ही टीला बन पाता है ना, बालू का टीले बन पाते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि एक सुटेबल आपको प्लेस भी चाहिए, ठीक है ना, जहाँ पर सैंड ड्यून्स का निर्माण हो सके, ठीक है। प्लेस फॉर द एक्यूमुलेशन ऑफ सैंड। तो रेत के इकट्ठा होने के लिए एक जगह एक आपको चाहिए, तो उसकी वजह से भी होता है, ठीक है। ठीक है, तो ये आपका मेन मेन रीजंस हो गए जिनकी वजह से सैंड ड्यून्स का निर्माण हो पाता है। अब इसके अंदर हम आगे देखते हैं कि जो सैंड ड्यून्स हैं ये माइग्रेट भी करते हैं, मूव भी करते हैं, ठीक है। माइग्रेशन ऑफ सैंड ड्यून्स, एक ही जगह पे बनने के बाद वहीं नहीं रह जाते, ठीक है। इनका जो है मूवमेंट भी आगे होता रहता है। तो इसको आप बोल सकते हो बालू का स्तूपों का खिसकना, ठीक है ना। तो एक जगह पे स्थिर नहीं रहेंगे, जैसे जैसे विंड चलती जाएगी ऐसे ही ये भी जो है ऐसे आगे की तरफ मूव करते हुए चले जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर अगर विंड की डायरेक्शन ये है, विंड डायरेक्शन इस दिशा में है, तो इस दिशा में बालू के टीले जो हैं वो भी आगे की तरफ खिसकते हुए चले जाएंगे। इनको बोल देते हैं कई बार स्तूपों का पलायन, माइग्रेशन ऑफ सैंड ड्यून्स, ठीक है। तो जब ये मूवमेंट उनका होता रहता है तो इनकी जो साइज है वो भी कई बार कम ज्यादा होते रहते हैं, कम हो जाएंगे, आगे कुछ रेत खिसकेगी कुछ रेत नहीं खिसकेगी। तो कई बार ऐसे भी होता है कि दूर तक जब काफी ये आगे मूव करते जा रहे हैं तो एक टाइम आता है ऐसे कि फिर सैंड ड्यून्स खत्म भी हो जाते हैं, बिल्कुल सपाट हो जाएंगे, क्योंकि रेत की मात्रा इसमें कम हो जाती है। तो जितनी रेत खिसक के आगे तक जाती रहती है, उतना ही इसका फिर जो है हाइट इसकी कम होती जाएगी, धीमे और छोटे होते चले जाएंगे, और फिर जो है नीचे रह जाते हैं। और यही एक कारण है कि ये डेजर्टिफिकेशन का भी, आपने डेजर्टिफिकेशन के बारे में पढ़ा होगा। डेजर्टिफिकेशन तो ये मूवमेंट ऑफ सैंड ड्यून्स की वजह से डेजर्टिफिकेशन भी होता है, जिसको बोलते हैं मरुस्थलीकरण। मरुस्थलीकरण, मरुस्थलीकरण का मतलब क्या हो गया कि जो ऐसे एरिया हैं जहाँ पर पहले रेगिस्तान नहीं है, जहाँ पर रेत नहीं है, तो वहां पर क्या होगा, ये ऐसी ये हवा की वजह से आगे खिसकते हुए चले जा रहे हैं। तो उसकी वजह से फिर क्या होगा, जो ऐसी जगह पे है जहाँ पर रेत नहीं भी है वहां पर भी धीरे धीरे रेत आ जाएगी। तो खासकर जो कि ड्राई डेजर्ट्स होते हैं, शुष्क मरुस्थल होते हैं, वहां पर कई बार कुछ गांव शहर वो भी आज रेत के अंदर जो है दब जाते हैं, ठीक है। ऐसे अगर आप इसमें देखो सेंट्रल एशिया वाला जो पार्ट है, तो सेंट्रल एशिया के अंदर कई ऐसी जगह आपको उदाहरण मिलेंगे कि जहां पर नीचे उन रेत के टीलों के नीचे बड़ी बड़ी रेत रेगिस्तान के नीचे आपको पुराने पुराने शहर देखने को मिल जाएंगे। वो सब दब गए उसके नीचे ही, क्योंकि बड़े बड़े आंधी तूफान आया रेत का और वो दबा के लेके चला गया वहीं पे, सब दब मतलब उसका डिपोजिशन हो गया रेत का वहीं पे। अगर आप भारत के अंदर का भी एग्जाम्पल देखो, जो हमारा जो थार रेगिस्तान है, तो ये थार रेगिस्तान का भी मूवमेंट हो रहा है, ये भी आगे बढ़ता चला जा रहा है। तो जो हमारा वेस्टर्न उत्तर प्रदेश है, वहां पर कई कई जगहों पे जो है मिट्टी जो एग्रीकल्चर की थी वो फर्टाइल नहीं है। क्यों फर्टाइल नहीं, क्यों उपजाऊ नहीं, क्योंकि वहां पर धीरे धीरे रेत की हवा से रेत आई, वहां जमती चली गई, तो जो वहां पर उपजाऊ मैदान है वहां पर रेत बढ़ जाती है, उसकी वजह से फिर जो है वो उपजाऊ नहीं रहती भूमि।
और धीरे धीरे इसीलिए इसके लिए क्या कारण, मतलब कई बार होता है कि डेजर्टिफिकेशन को रोके कैसे, तो इसीलिए कहते हैं कि बड़े बड़े जो है ऊंचे लंबे ट्रीज जो हैं वो लगाए जाए। जितने ज्यादा पेड़ लगा देंगे तो पेड़ क्या करेंगे, हवा की गति को रोकेंगे, और जो सैंड ड्यून, सैंड जो हवा के साथ साथ आगे बढ़ने को होती है, आगे मूव करती है, वो वहीं पे रह जाएगी, वहीं पे बन जाएगी। ठीक है, अब हम इसके अंदर देखते हैं कि सैंड ड्यून्स जो बनते हैं वो कौन कौन सी टाइप्स के होते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ सैंड ड्यून्स। तो इसके कुछ प्रमुख टाइप्स हैं, बहुत ज्यादा नहीं है, तो उन कुछ प्रमुख टाइप्स को हम देख लेते हैं, कौन कौन से तरीके के सैंड ड्यून्स बन जाते हैं, और उनको हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो पहला एक होता है इसके अंदर जिसको बोल देते हैं हम, मेन जो है आकार के आधार पे हम ज्यादा देखते हैं। वैसे तो उसको दो आधार पे आप बांट सकते हैं उसको। एक तो हो जाता है कि स्थिति के आधार पर, कि वो सागर के तट पे है या मरुस्थल वाला है या नदी के तट पे सैंड ड्यून बन रहा है। तो एक तो आप उसको, उसकी जो लोकेशन है, लोकेशन के बेस पे भी आप उसको डिवाइड कर सकते हैं। दूसरा आप उसको कर सकते हैं कि उसका जो टाइप बन रहा है, कैसा शेप बन रहा है, शेप के आधार पर हो जाता है। तो शेप के आधार पर हो गया कि वो लैंगिट्यूडनल बन रहा है या ट्रांसवर्स बन रहा है या पैराबोलिक बन रहा है। तो मेन जो है हम उन्हीं के आधार पर देखेंगे कि आकार के आधार पर किस किस प्रकार से इनका निर्माण हो जाता है। ठीक है, तो आकार के आधार पर पहला मतलब हो गया क्लासिफिकेशन। पहला तो मैंने आपको बता ही दिया कि जो लोकेशन के आधार पर है। ठीक है, तो लोकेशन के आधार पर कुछ ज्यादा खास नहीं होता, तो इसीलिए मैं उनको पहला जो क्लासिफिकेशन है उसको ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा, उसको ज्यादा पूछते भी नहीं है एग्जाम के अंदर। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन लोकेशन, तो लोकेशन के बेस पे क्या हो गया, नदी किनारे, मरुस्थल में है या फिर समुद्र किनारे। दूसरा जो इम्पोर्टेंट है वो है कि क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन शेप। तो शेप के आधार पे जो है मेन हम जो है डेजर्ट्स को पढ़ते हैं। तो शेप के आधार पे जो फर्स्ट आता है उसे बोल देते हैं हम लॉन्गिट्यूडिनल सैंड ड्यून्स। तो जो लॉन्गिट्यूडिनल सैंड ड्यून्स होते हैं ये क्या होते हैं, दे आर पैरेलल टू विंड डायरेक्शन। ये इसमें विंड की जो डायरेक्शन है उसके आधार पे आपको इनका वर्गीकरण करना होता है, ये ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो है हवा के समानांतर होते हैं, हवा के समानांतर, हवा के समानांतर बनते हैं। तो हवा के समानांतर कैसे बनेंगे, कि अगर सपोज कीजिए विंड की डायरेक्शन ये है, इस डायरेक्शन में चल रही है, तो यहाँ पर जो रेत के टीले बनेंगे वो भी जो है इस तरीके, हवा यहाँ से काफी तेजी से चलती हुई आई इधर से, और दोनों तरफ इसने क्या किया, सैंड को डिपॉजिट कर दिया। तो यहाँ पर एक पूरा लंबा सा जो है इस तरीके से रेत का टीला बन गया। ठीक है, यहाँ पर लंबा सा रेत के टीले बन गए, जिस दिशा में हवा है उसी दिशा में रेत के लंबे लंबे से टीले जो बन जाते हैं, ये क्या कहलाते हैं, ये हमारे लॉन्गिट्यूडनल सैंड ड्यून्स कहलाएंगे। और इसमें जो है जिस दिशा से पवन बह रही है ये वाली कौन सी ढाल कहलाती है, ये कहलाती है हमारी विंड वर्ड स्लोप। विंडवर्ड स्लोप का मतलब हो गया पवन उन्मुखी, पवनोन्मुखी, जिस दिशा से, जिस पवन का मुख है उस दिशा से जो बह रही है तो वो कहलाएगी पवनोन्मुखी ढाल, विंडवर्ड स्लोप। और जिस तरफ हवा जा रही है, अब इधर से हवा बहाती हुई टीले पे ले जा रही है तो ढाल किधर, इधर की तरफ उसका ढाल हो जाएगा ज्यादा, और इधर से हवा बहा के अपने साथ ले जा रही है तो इधर ढाल कम होता है। तो ये कहलाती है हमारी लीवर्ड साइड, लीवर्ड स्लोप, या इसको हिंदी में बोल देते हैं हम पवन विमुखी ढाल। ठीक है, ये इस तरीके के ढाल कहलाते हैं। तो जो पवन उन्मुखी ढाल होगी, ये ढाल जो होगा ये क्या होता है, मंद ढाल होता है। ठीक है, यहाँ पर ढाल मंद होगा, और यहाँ पर जो होगा इस साइड पे क्या होगा, यहाँ पर लॉन्गिट्यूडनल जो वो हैं आपके सैंड ड्यून्स हैं, वो आपको देखने को मिलते हैं, आपको ऑस्ट्रेलिया में, लीबिया में, सहारा में। ठीक है, इन इस तरीके के काफी ज्यादा सैंड ड्यून्स देखने को मिल जाएंगे। लीबिया, सहारा, ये सब एग्जांपल्स हैं जहां पर हमें लॉन्गिट्यूडनल सैंड ड्यून्स देखने को मिलते हैं। विंड के पैरेलल चलते हैं, हवा के समानांतर बहते हैं, और इस प्रकार से ये सैंड ड्यून्स कहलाते हैं। दूसरा जो सैंड ड्यून होता है उसे बोल देते हैं ट्रांसवर्स सैंड ड्यून्स।
ट्रांसवर्स का मतलब क्या हो गया, हिंदी में बोल देते हैं इसको अनुप्रस्थ बालू का स्तूप, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल को हिंदी में बोल देते हैं पवनानुवर्ती बालू का स्तूप, ठीक है। तो ये हो गया अनुप्रस्थ, मतलब कि जिस डायरेक्शन में विंड फ्लो करती है उसके ये परपेंडिकुलर बनाता है उसको, ठीक है। तो ये डायरेक्शन जो होगी उसके ट्रांसवर्स होगा। मान लिया कि हवा इस तरीके से इस डायरेक्शन में बह रही है, तो ये क्या होगा, यहाँ पर रेत के टीले थे, ये इस तरीके से बहेंगे, ये इस तरीके से बनेंगे, ठीक है। ये इस तरीके से इसको आगे खिसकाती हवा ले जाए, धकेलती हुई आगे की तरफ ले जा रही है हवा, ठीक है। तो ये जो बनेंगे ट्रांसवर्स, मतलब कि विंड की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर, इस तरीके से बन रहा है ना, देखो परपेंडिकुलर, ये विंड की डायरेक्शन इस तरीके से है, तो ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर बन रहा है, तो ये परपेंडिकुलर बनाती है, ट्रांसवर्स होते हैं, विंड के जो डायरेक्शन है उससे अपोजिट डायरेक्शन में ये बनते हैं, तो इन्हें हम बोल देते हैं अनुप्रस्थ बालू का स्तूप, ट्रांसवर्स सैंड ड्यून्स, ठीक है। तो जब बालू का स्तूपों का निर्माण प्रचलित पवन की दिशा से समकोण पर होता है, एक तरीके से राइट एंगल बना रहा है ना, तो उसके आड़े बालू का स्तूप, ट्रांसवर्स मतलब क्या हो गया, आड़े, आड़े तेरे से बोलते हैं ना, तो आड़े जो बालू बालू का स्तूप हो गया, या इसको आप दूसरे शुद्ध हिंदी में बोलते हैं अनुप्रस्थ बालू का स्तूप, वो बन जाते हैं। और इनका जो निर्माण होता है वो रेगिस्तान की जो बाउंड्रीज हैं, सीमा है, और कई जगहों पे जो सागरी तट होते हैं वहां पर आपको देखने को मिलता है, ठीक है। और हल्की या धीमी जो हवा है, ऐसी हवा जहाँ पे चल रही होगी वहां पर ऐसे प्रकार के लॉन्गिट्यूडिनल सैंड ड्यून्स देखने को मिलते हैं, लहरदार होते हैं, ठीक है। इसके बाद फिर थर्ड आता है जो कि काफी अलग तरीके का डायरेक्शन का सैंड ड्यून्स है, और काफी खूबसूरत लगते हैं, काफी इंपॉर्टेंट भी होते हैं, इनके बारे में एग्जाम में पूछ लिया जाता है, बरखान, या इसको दूसरी स्पेलिंग इसकी लिख देते हैं बरखान, इस तरीके से बरखान लिखते हैं, ठीक है। हिंदी में इसको लिखेंगे बरखान या बरकान, ठीक है। तो बरकान जो होते हैं ये भी एक तरीके से बालू का स्तूप जो बनेंगे वो अनुप्रस्थ ही बनेंगे, ट्रांसफर्स होंगे, है ना। दीज आर ऑल्सो ट्रांसवर्स, मतलब कि जिस डायरेक्शन में विंड बह रही है उसके परपेंडिकुलर ही ये भी बनते हैं, ठीक है। लेकिन इनके क्या होते हैं, इनके दो सींग होते हैं, टू हॉर्न्स, सींग निकले हुए होते हैं, ठीक है। तो दो सींग निकले होंगे, और जिस जिस डायरेक्शन से हवा चलेगी उसके जो अपोजिट डायरेक्शन होगा, लीवर्ड साइड जो होता है, उसी साइड जो है जिसको बोल देते हैं पवन विन्मुखी ढाल जो होता है, वहीं पे ये दो उसके वो बन जाते हैं, नुकीले कोल बन जाते हैं। इसको बना के दिखाता हूँ आपको, तो थोड़ा सा आपको समझ में आएगा। ये नुकीले से बन गए, और ये यहाँ से ठीक, इस तरीके का कुछ शेप जो है इसका बन जाता है, ये इसका मतलब यहाँ पे ढलान है, ठीक है, और ये यहाँ ढलान है इस तरीके से। ये जो वाला पार्ट है थोड़ा सा उठा हुआ होगी बीच में, और विंड की डायरेक्शन कहाँ से होगी, विंड की डायरेक्शन जो है वो इसके अगेंस्ट चल रही होगी, ठीक है, वो डिफरेंट डायरेक्शन में विंड चलेगी, तो उसके ये ट्रांसवर्स जो है बनेंगे, परपेंडिकुलर इसके बनेंगे। तो इसमें विंड की डायरेक्शन कैसी होगी, विंड की डायरेक्शन इस दिशा में होगी, विंड डायरेक्शन, तो इस तरीके के बनाए, हवा क्या करेगी, इसको यहाँ से ऐसे ढकेलेगी रेत को, तो कुछ दूर तक ये उठ जाती है हवा, एक के ऊपर एक जमा हो जाती है, ये उठा हुआ पार्ट हो गया, फिर हवा आगे चली गई, धीमी होगी हवा, या तो सारा डिपोजिशन हो गया, और यहाँ पर फिर कुछ और डिपोजिशन हो जाता है नीचे की तरफ, आगे नुकीले इस तरीके से बना लेते हैं अपनी आगे की पार्ट को, ठीक है। तो ये जो है आपका बरखान कहलाता है, ठीक है। ये जो है आपका ये वाला जो पोर्शन है, ये डायरेक्शन जो है ये कौन सा हो गया, विंडवर्ड, और ये हो गया
लीवर्ड स्लोप, हो गया विंडवर्ड स्लोप। ये कैसा स्लोप होता है? ये जेंटल होता है, मंद होता है, ठीक है। ये वाला स्लोप कैसा होता है? स्टीप होता है, ज्यादा तीव्र ढाल वाला होता है, स्टीप स्लोप होता है, ठीक है। ये जेंटल स्लोप होता है। और ये इसके हॉर्न्स हो गए, सींग बने हुए, ठीक है। तो इस तरीके के जो बरखान है ये काफी हाइट भी इनकी ज्यादा होती है ना, हाइट ज्यादा होती है, ठीक है। और ये कई श्रृंखला में बनते हैं, ठीक है। एक एक जगह पे एक ही नहीं रहेगा, इस तरीके एक जैसे कई सारे बहुत सारे टीले जो बन जाएंगे वो क्या कहलाते हैं आपके, इस तरीके के बरखांस कहलाते हैं, ठीक है। तो जो कुछ कुछ जगहों पे बीच में रेगिस्तान में पूरा दूर तक आपको बहुत सारे ऐसे देखने को टीले मिलते हैं, तो पूरा ग्रुप ऑफ बरखांस कहलाता है, ठीक है। और इस तरीके क्रेसेंटिक शेप, इसका जो शेप है वो कैसा लग रहा है आपको? अर्धचंद्राकार लग रहा है, क्रेसेंटिक शेप लग रहा है, ठीक है ना, क्रेसेंटिक शेप। अर्धचंद्राकार शेप जो है इसकी वो बन जाती है। तो ये जो है काफी हाइट वाले होते हैं राजस्थान के। अगर आप इसके वेस्टर्न पार्ट देखें राजस्थान रेगिस्तान का, राजस्थान के थार डेजर्ट का, तो उसके भी जो पश्चिमी भाग है वहां पर लंबे लंबे इस प्रकार के सैंड ड्यून्स देखने को मिल जाएंगे, जो कि हाइट भी कई बार इनकी जो है 200 फीट तक भी हाइट जो है हो जाती है, ठीक है। ये काफी ऊंचाई तक देखने को मिलते हैं। और कई जगहों पे आप गंगा, यमुना नदी, कृष्णा नदी, गोदावरी नदी, उनके तट भागों पे भी ऐसी, जहाँ पर रेत ज्यादा है, तो वहां पर भी आपको इस तरीके की ट्रांसवर्स सैंड ड्यून देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। तो मेन जो है तीन ये टाइप है, और एक चौथा इसमें और यूज कर लेते हैं हम, चौथा बना देते हैं, जिसको हम बोल देते हैं, थ्री हो गया, फोर, इसको बोलते हैं स्टार ड्यून्स, ठीक है। तो जो स्टार ड्यून्स है, स्टार ड्यून का मतलब क्या हो गया कि जो तारे नुमा आकृति का बन गया। तारे नुमा आकृति का मतलब क्या है कि जब कई बार क्या होता है, हवा जो है मैनी डायरेक्शन से चल रही है, ठीक है, मैनी डायरेक्शनल विंड या मल्टी डायरेक्शनल विंड लिख लो इसको हम, कई दिशाओं से तो हवा चलती है। इस दिशा से भी चल रही है हवा, इस दिशा से भी चल रही है हवा, कई बार इस जगह दिशा से चल रही है, कई बार इस दिशा से चल रही है। तो ये क्या होगा, इस प्रकार से कई दिशाओं वाले, बीच में टीला हो गया, हाइट हो गई, और इधर से जो ढलान हो गई है, ठीक है। तो इस प्रकार के जो है जो वो बनते हैं, सैंड ड्यून बनते हैं, वो आपके तारे नुमा आकृति के बन जाते हैं, इसीलिए इनको स्टार ड्यून्स बोल देते हैं, ठीक है। मल्टी डायरेक्शन, कई जगहों से हवा चलती है। तो ये पूरा हो गया। और पांचवा ये हो गए सैंड ड्यून्स, ठीक है। रिपल मार्क्स हो गए, सैंड ड्यून्स हो गए। अब तीसरा इसमें देखेंगे हम, जो एक और तरीके का लैंडफॉर्म बनता है, उसे बोल देते हैं लोएस। लोएस भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो ये क्या है, लोएस जो है एक बड़ा इंपॉर्टेंट विंड ब्लोन डिपॉजिट है, ठीक है। सिग्निफिकेंट विंड ब्लोन डिपॉजिट्स, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट ये होता है। और ये जो वर्ड है लोएस, ये किसका है? ये जर्मन टर्म है, जर्मन टर्म, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? जर्मन टर्म का मतलब, लोएस जो वर्ड बना हुआ है इसका मतलब होता है फाइन लोम, या इसको बोल सकते हैं लूज और अनकंसोलिडेटेड मटेरियल। ऐसा जो ढीला मटेरियल हो, ठीक है, वो क्या है आपका लोएस कहलाता है, ठीक है। तो इसमें जो है मिट्टियों के कण जो होते हैं वो बहुत बारीक होते हैं, ठीक है, बिल्कुल बारीक मिट्टी के कण होंगे, बारीक, तभी तो हवा के साथ उड़ते हुए बहते हुए चले आते हैं, मिट्टी
के कण होते हैं। तो बारीक मिट्टी के कण होते हैं और क्या होता है इनके अंदर कई प्रकार के मिनरल्स मटेरियल्स मिलते हैं देखने के लिए, ठीक है। और ये काफी पारगम्य होते हैं, पारगम्य, जिसको बोलते हैं पोरस। पोरस का मतलब क्या हो गया, पारगम्य का मतलब क्या हो गया कि अगर इसके ऊपर से पानी या कुछ भी रहेगा तो नीचे धीरे धीरे इसके नीचे चला जा सकता है। तो इसके ऊपर, इसकी वजह से क्या होता है, ये जो है खेती के लिए बहुत फायदेमंद होती है। मिट्टी जो होती है ये मुलायम भी होती है, मुलायम होगी, ठीक है। और जो ये बनती कब है कि जब हवा के साथ क्या होता है, मिली हुई जो धूल है वो धीरे 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 नीचे बैठ जाती है। एक कुछ स्थानों पे, एक स्थान पे, काफी बड़े स्थान पे पूरी नीचे निक्षेपित हो गई, तो वो क्या पूरा एक लोयस का निर्माण कर देती है, ठीक है। तो इसमें जहाँ पर वनस्पतियां होती हैं, जैसे कई जगहों पे पेड़ पौधे हैं, तो वहां पर क्या होगा, धूल उसमें रुक जाएगी और धीरे धीरे वहीं पे बैठने लगेगी। और कई फिर जो वर्षा का कई बार जल होता है वो भी पानी के साथ जो है, जो भी धूल मिली हुई है वो भी कई बार नीचे बैठा देता है इसको। और कई बार ऐसा होता है कि धूल आपस में इकट्ठे होके मिलते मिलते एक साथ और नीचे गिर के मतलब नीचे बैठ जाते हैं। तो ये पूरा जो है लोएस कहलाता है, ठीक है। तो लोएस के अंदर क्या है, आपको इसमें क्या क्या देखने को आपको मिल जाता है, इसके अंदर लोएस के अंदर एक तो आपको सिल्ट देखने को मिलेगा, मिट्टी, ठीक है। इसमें मृत्तिका देखने को मिलती है जिसको हम क्ले बोलते हैं, क्ले मटेरियल होता है, बच्चे भी खेलते हैं। और कुछ रेत होती है, ठीक है। तो ये सब मिला के जो है लोयस का निर्माण करते हैं। और ये काफी जो मरुस्थलीय भाग है, मरुस्थलीय भागों की रेत हो गई, नदियों के जो फ्लड प्लेन एरिया होते हैं, जो नदियों के बाढ़ वाले क्षेत्र होते हैं, और कई बार रेतीली तट जो होते हैं जहाँ पर ओशन वाटर रहता है पास में, वहां पर रेतीले तट हैं। या फिर कई बार जो आपका ग्लेशियर्स हैं, जब ग्लेशियर्स नीचे आते हैं, पिघल जाते हैं, तो अपने साथ बहीन मिट्टी करके वहीं पे छोड़ जाते हैं। तो ग्लेशियल आउटवाश की वजह से हिम नदीय अपक्षेप की वजह से भी लोयस का निर्माण हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से लोयस जो है वो काफी इम्पोर्टेंट होती है और काफी अच्छी अलग तरीके की मिट्टी दे देती है, जिसमें कि काफी अच्छी आपकी खेती हो सकती है क्योंकि ये बहुत उपजाऊ होती है। तो लोयस जो है वो आपकी काफी उपजाऊ भी होती है, ठीक है। ये आपको कई जगहों पे देखने को मिल सकती है। जैसे आपका अगर यूरोप में देखें तो यूरोप में जर्मन का जो जर्मनी वाला क्षेत्र है, कुछ बेल्जियम का कुछ पार्ट 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 है, कुछ ईस्टर्न फ्रांस के अंदर आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। अगर आप ऐसा देखें कि कई बार क्या होता है कि जो नदियां हैं वो आराम से इसको काट देती हैं अपने साइड। अगर नदियां साइड की साइड में जमा हो गई तो नदियों का तल ऊपर हो गया, तो वो नदी क्या करेगी, इसको आराम से काट के वो आगे बह जाती है। तो कई बार क्या होता है कि जब अगर नदी के तटबंध जो होते हैं, जो लीवीज हमने नेचुरल लीवीज पढ़ी थी फ्यूलिवल जो जियोलॉजी के अंदर, तो कई बार इसकी वजह से जो तटबंध बने हैं, क्योंकि ये मुलायम मिट्टी है आराम से कट जाती है तो बाढ़ भी आ जाती है। इसीलिए जो लोएस है काफी ज्यादा जमा होती है येलो नदी के ऊपर। हुआंग हो रिवर है ना, आपकी चाइना की, चीन की नदी है हुआंग हो, तो उसके ऊपर वहां पर लोएस की जो मात्रा है वो साइड में उसके रिवर के दोनों साइड जो है जमा हो जाती है। और फिर जब पानी ज्यादा हो जाता है रिवर के अंदर तो ये इसको काट के पानी पूरे में बह जाता है, साइड में आया तो इसीलिए फिर वो पूरा बाढ़ भी ले आता है। इसीलिए इसको जो हांगहो रिवर है उसको चीन का शोक भी बोलते हैं नदी को, ठीक है। और ये जो मिट्टी यहाँ पर लोयस जो होती है वो येलो येलो कलर की होती है, तो कई बार पानी में भी देखने को मिलती है, पीली नदी के रूप में दिखती है और आसपास के एरिया में पीला पीला देखने को मिलता है। तो ये जो है लोयस का निर्माण होता है, ठीक है। तो ये सारे हमने पढ़े, ये थे हमारे डेजर्ट्स के लैंडफॉर्म्स जो कि विंड की वजह से बने थे। तो विंड डेजर्ट लैंडफॉर्म, ठीक है। अब इसमें इसका जो दूसरा पार्ट है, पार्ट बी ऑफ डेजर्ट लैंडफॉर्म्स या एरिड लैंडफॉर्म्स। तो पार्ट बी के अंदर क्या है कि सिर्फ हवा ही नहीं है, कई बार कुछ पानी की वजह से भी, जल की वजह से भी कुछ मरुस्थलीय स्थल रूपों का निर्माण हो जाता है। तो हम उनके बारे में देखेंगे, जिनको हम बोल देते हैं फ्लूवियल डेजर्ट लैंडफॉर्म्स। जल निर्मित मरुस्थलीय स्थल रूप। तो इसकी वजह से क्या क्या बन जाते हैं, ये कुछ आपको मैं पहले डायग्राम दिखा दूं जो हमने ये डेजर्ट का किया है, इससे कुछ थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाएगा। तो ये हैं हमारे सैंड ड्यून्स, इसको आगे ले चलते हैं।
ये अलग अलग प्रकार के सैंड ड्यून्स जो हमने देखे वो बन गए। ये बरखान है, पहले वाले जो हमने देखी, ट्रांसफर सैंड ड्यून है, हवा की डायरेक्शन दिखाई हुई है, ठीक है। ये स्टार ड्यून्स बन गए हैं। ये पैराबोलिक ड्यून्स है जो लंबे लंबे आकार के बन जाते हैं। ये पैराबोलिक ड्यून्स रह गया था आपका, तो ये भी बता देता हूँ। इसमें क्या है कि हवा जो है इस डायरेक्शन से बह रही है, और ये क्या कर रही है, तो हवा को इसको सैंड को, रेत को घसीटते हुए आगे तक लेके चलेगी, और यहाँ पर फिर थम गई। तो ये उसके बरखांस के अपोजिट वे में इस तरीके से बना देते हैं, ठीक है। तो ये पैराबोलिक ड्यून्स के होते हैं। ये भी लंबे लंबे बनते हैं, लेकिन ये हवा के साथ डायरेक्शन के साथ आगे की तरफ के सिक्के बन जाते हैं। ये जो था ये लीनियर ड्यून्स, लंबे लंबे जो मैंने आपको बना के दिखाए थे, लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स या लीनियर ड्यून्स, लॉन्गिट्यूडनल या लीनियर ड्यून्स इनको बोल देते हैं। तो ये कुछ डायरेक्शंस हैं। ये स्टार ड्यून हो गए, तारे नुमा जो आकृति का बन रहा है। तो कुछ ड्यून्स ये थे, और इनके अलावा जो हमने कुछ आकृतियां देखी थी जो बना देती हैं, इनको भी हम यहाँ से आगे ले चलते हैं। ठीक है, कुछ ये मशरूम रॉक्स है, डेमो सेल्स है, यारडांग्स हैं, ज्यूगन है। ये इस आकार के अलग अलग शेप के जो स्थलाकृतियां लैंडफॉर्म्स बन जाती हैं, वो ये कहलाती हैं, ठीक है। तो अब हम जो देखने वाले हैं वो नए हैं, कुछ नए लैंडफॉर्म्स हैं जो फ्लूवियल वाले बन रहे हैं। तो ये फ्लूवियल वाले लैंडफॉर्म्स हैं, इनको भी हम देख लेते हैं क्या क्या है ये। ठीक है, अब हम पार्ट भी देखेंगे, फ्लूवियल लैंडफॉर्म्स, डेजर्ट लैंडफॉर्म्स। तो इनमें जो है प्रमुख ये मेन मेन है, ठीक है। जिनमें एक आता है पेडिमेंट्स, और एक आता है आपका बाल्सन, एक बजादा, एक पलाया, एक माउंटेन फ्रंटे दिखा रखा है, ठीक है। तो ये अलग अलग प्रकार के कुछ बन जाते हैं। इनकी वजह से जो ये आप ये देख रहे हो पूरा जो टोपोग्राफी बन रही है, ये क्या कहलाती है, ये कहलाती है पूरी जो, ये जो टोपोग्राफी आपको पूरी देखने को मिल रही है, इसको बोल देते हैं हम, पहला जो बन जाता है इसमें उसको बोलते हैं बेडलैंड टोपोग्राफी, ठीक है, या उत्खात स्थलाकृति। तो ये जो ऐसी जगह होती है जहां पर सेमी एरिड, अर्ध शुष्क और डेजर्ट वाले पार्ट हैं, तो वहां पर परतदार एक के ऊपर एक जो शैल जो है वो एक जमी हुई होती, बनी हुई होती हैं। और कई बार ऐसी जगहों पे क्या होता है कि असामयिक वर्षा हो जाती है, एकदम से पानी बरसा, तेज से पानी बरसा। तो एकदम तेज से पानी बरसेगा तो क्या होगा, क्योंकि वैसे तो सूखा पड़ा हुआ था, और जब तेज से बारिश होगी तो एकदम से कई बारी वो पानी जो है इकट्ठा होकर फिर छोटी छोटी जल धाराएं बना के आगे की तरफ चले बहेगा। और जब आगे की तरफ बहेगा तो क्या बनाएगा, वो मिट्टी को काट देगा, जैसे कि पूरी मिट्टी है, बरसात में कभी देखा हो, अब धाराएं बहने लगी तो पानी ऐसे करके कहीं भी जहां भी रास्ता मिलेगा, ऐसे बहुत सारी धाराएं बहती हुई दिखती हैं हमें, ठीक है ना। तो ये जो क्या करती हैं, जहां जहां से बही वहीं से पतली पतली थोड़ी सी इन्होंने काट दिया, लैंड को इरोजन कर दिया, उसका अपरदन कर दिया, तो ये क्या कहलाती है, रिल्स कहलाती है, रिल बन जाती है, ठीक है ना। तो इनको हम रिल बोल देते हैं। अब ये रिल क्या होती है, बहुत पतली पतली होती है, फिर इसने क्या किया, इसने और पानी तेज रहा, थोड़ा बढ़ा रहा, तो वो क्या कर सकती है, वो थोड़ा सा और गहरे, अ, थोड़े चौड़े आकार के गड्ढे कर सकती है इस पानी के, जिस जमीन के ऊपर जहां से पानी बहता हुआ आ रहा है। तो इसका जो रिल का बड़ा वाला पार्ट हो जाता है उसको क्या बोल देते हैं, गली, ठीक है। और कई बार फिर क्या होगा, ये पूरे ही जमीन को काट देगा कई बार, तो ये आपको ऐसे देखने को मिलेगा, बीच में से जो काफी गहरा दिख रहा है, ठीक है, और यहाँ पर पूरे जमीन बनी हुई है, बीच बीच में से इसने इसको पानी ने पूरा काट दिया। तो ये क्या कहलाएगी आपकी, वो कहलाएगी रेवाइंस। तो ये बड़ी होके फिर क्या बन जाती है, ये कहलाती है आपकी रेवाइंस, ठीक है। रेवाइंस को दूसरे उसमें बोल सकते हो आप गड्ढा या खड्ड, बड़े बड़े, ठीक है, ये कहलाते हैं। तो ये क्या करते हैं रेवाइंस, ये गहरी घाटियां हो जाती हैं, गहरी
घाटियां बन जाती हैं। तो अगर सामने से यहाँ खड़े होकर देखोगे तो ऐसा लगेगा कि ऊंची सी दीवार है, दोनों साइड ऊंची ऊंची जमीन बनी हुई, पत्थर चट्टाने हैं, और बीच में से रास्ता बना हुआ है दोनों साइड का। ठीक है, तो ये संकरे होते हैं, ज्यादा बड़े नहीं होते लेकिन संकरे होते हैं, लेकिन काफी ऊंचे ऊंचे बन जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो है कहीं पर ऊपर उबड़ खाबड़, नीचे ये जैसे रेल है, कई बार छोटी छोटी इसने बीच में से मिट्टी काट दी तो कई बार मिट्टी सूख गई बाद में पानी के जाने के बाद, तो वहाँ पर बड़ी उबड़ खाबड़ सी असमान सी जमीन मिट्टी हो जाएगी, तो फिर नंगे पैर इस पे चल भी नहीं पाओगे। ठीक है, तो ये ऐसी जगह होती है। जैसे आपने देखा हो, अगर किसी ने देखा होगा तो आपके इंडिया के अंदर भी जो मध्य भारत है, जैसे मध्य प्रदेश है, तो कुछ उत्तर प्रदेश का जो भाग है, कुछ उन सब जगहों पे उत्तर प्रदेश का जो दक्षिणी भाग है, दक्षिण उत्तर प्रदेश है, वहां पर आपको इस तरीके की टोपोग्राफी देखने को, बेडलैंड टोपोग्राफी देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये जो है बाकी अगर विश्व के अंदर आप देखें तो विश्व के अंदर भी जो है आपको अमेरिका के मोंटाना क्षेत्र है, व्योमिंग है, उटाहा है, कोलोराडो है, एरिजोना है, वहां पर इस तरीके की देखने को मिल जाती है। ठीक है ना, तो ये सब जो है उत्खात पेडलैंड टोपोग्राफी के पार्ट होते हैं, और ये मेन इसके इम्पोर्टेंट वो हैं। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट में क्या होता है, दूसरा जो बनता है वो बनता है बोल्सन्स एंड पलाया। ठीक है, तो बोल्सन और पलाया क्या है, उनके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। तो बोल्सन और पलाया जो है, ये भी जो है एक क्या होता है, रेगिस्तान के अंदर पर्वत के से कई बार कुछ जगहों पे जहाँ पर्वत है और रेगिस्तान भी है। ठीक है, बोल्सन और पलाया, हिंदी में भी इनको बोल्सन और पलाया ही बोलते हैं। ठीक है, तो रेगिस्तानी भाग में जो पर्वत है उनसे घिरी हुई जो बेसिन है, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे बोल्सन। दोनों तरफ तो ऊंची ऊंची पहाड़ियां, बीच में जो है एक काफी उसका जो ढलान था, नीचे का नीचे वाला भाग था, वो बोल्सन कहलाएगा। देखो ये आप इसके अंदर फोटो में देख सकते हैं। तो दोनों साइड आपको ये देखो, ये आपको पहाड़ियां दिख रही हैं, यहाँ पहाड़ी है, ये भी पहाड़ी है, और बीच का जो ये पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये आपका बोल्सन कहलाता है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि चारों तरफ से छोटी छोटी नदियां जो हैं वो निकलकर बोल्सन में जाती रहती हैं। ठीक है, तो कुछ नदी तो रास्ते में सूख जाती हैं क्योंकि उनमें ज्यादा पानी होता नहीं है, और कुछ जगहों कुछ जो है पानी जो है बीच में कई बार इकट्ठा भी हो जाता है, थोड़ी कुछ समय के लिए हो जाता है चाहे, पर जमा जमा हो जाता है। तो ये पानी बीच में जमा हो गया रेगिस्तान के बीच में, थोड़ा सा नदी बन गई या झील बन गई एक तरीके की, तो वो क्या कहलाती है, वो कहलाती है आपका पलाया। ठीक है, तो ये जो है झीलें हैं पानी की, जो कि अल्पकालिक झील है, हमेशा के लिए नहीं है, अल्पकालिक है, कुछ काल के लिए, कुछ समय के लिए झील बन गई है। तो ये झीलें जब क्या होता है, जब पानी जो है धीरे धीरे गर्मी पड़ी, फिर पानी नहीं आ रहा, और फिर सूख, ये इसमें आपका वाष्पीकरण होने लगता है, सूख जाती है, फिर पानी सूख जाता है। तो पानी के सूखने के बाद क्या होगा, तो क्योंकि इसके अंदर फिर जो रेत का और जो इसके अंदर मिट्टी है उसका सिल्ट का और नमक का निक्षेप हो जाता है, तली पर भी पलाया के क्या रह जाएगा, सिर्फ नमक नमक रह जाएगा और कुछ सिल्ट रह जाएगी। ठीक है, तो ये जो है भाग जो है सिर्फ पलाया कहलाता है। तो ज्यादातर पलाया आप देखोगे तो वो ज्यादा सूखी हुई मिलेंगी आपको, लेकिन जब कभी पानी बरस जाता है तो फिर उसमें पानी भर जाता है, और फिर कुछ दिनों तक पानी भरा रहता है, उसके बाद फिर वो सूख जाता है। तो इस तरीके से इनको हम बोल्सन और पलाया कहते हैं। ठीक है, बोल्सन और पलाया जो है जिसमें ज्यादा नमक होगा, अगर अधिक नमक वाली है, अधिक नमक वाली जो झील है, पलाया है, उसको क्या बोल देते हैं हम, उसको बोलते हैं सेलिनास। ठीक है, और अगर कम है तो उसको हम बोलेंगे सेलिनास, या इसको इंग्लिश में भी ऐसे लिख देते हैं सेलिनास। ठीक है, और बाकी अलग अलग देशों में इसको अलग अलग नाम से भी कहा जाता है, जैसे कि अ, अरब वाले क्षेत्र के अंदर इसको क्या बोल देते हैं, खबारी, ठीक है, या ममलाहा, ममलाहा। ठीक है, खबरी और ममलाहा। और जो सहारा मरुस्थल है, सहारा डेजर्ट है, उसमें क्या उसको बोलते हैं, शट, शट कह देते हैं। ठीक है, शट्स कहते हैं। तो ये हमें अलग अलग जगहों पे बोल्सन और प्लाया देखने को मिलते हैं। फिर थर्ड इसमें आता है
बोल्सन और प्लाया हो गया। तीसरा है बजादा, ठीक है। कोई एडमिट के लिए तो नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो बजादा क्या होता है, जो प्लाया है, प्लाया के जो साइड वाले क्षेत्र हो गए, ठीक है। जो वहाँ पे पहाड़ है, पहाड़ के आगे और प्लाया के साइड में जो मंद ढाल वाले मैदान होते हैं, ठीक है। तो इस मैदान का जो निचला भाग है वो तो प्लाया से आके मिल जाता है, लेकिन जो साइड के भाग होते हैं वो बजादा कहलाता है। देखो इस डायग्राम में आपको समझ में आएगा। तो ये जो क्षेत्र है, ये वाला पार्ट, ये आपका क्या हो गया, बजादा हो गया, ठीक है। इतनी दूरी का, बीच में प्लाया झील बनी हुई है, साइड में ये बना हुआ है, फिर इधर जो है पहाड़ हो गए साइड की जो बने हुए, तो ये जो है हमारा बजादा कहलाता है, ठीक है। तो बजादा का जो निर्माण होता है वो पेडिमेंट के नीचे होता है और प्लाया के किनारे पर जलोढ़ पंखों से मिलने की वजह से होता है। जलोढ़ पंख मिलते हैं ना, कहीं पर पहाड़ियों से आया नीचे से, ये फैन बनाते हुए एलुवियल फैन बनाते हैं, तो उसकी वजह से ये बन जाता है, ठीक है। इसके बाद जो तीसरा एक और आता है उसको बोल देते हैं पेडिमेंट। तो पेडिमेंट भी आप देखिए कि जो पर्वतीय भाग है, पर्वतों का अग्रभाग, और जो बजादा के बीच में जो जो भी आपका डिपोजिशन हो गया, जैसे कि ये बजादा है और इनका माउंटेन्स का अग्रभाग है, बीच में ये देखो खाली सी जगह पड़ी हुई है, जिसमें से पार होने की जगह बनी हुई है ना, निकलने की जगह बनी है। तो इसी को हम पेडिमेंट बोलते हैं। ये क्या होगा कि ये थोड़े से इसमें जो ढाल होता है इसका एकदम नॉर्मल सा हो जाता है, सामान्य ढाल हो जाता है, और यहाँ पर की जो चट्टानें होती हैं वो कटी हुई होती हैं, काफी किलोमीटर तक बनी हुई होती हैं, ठीक है। कई बार जो नदियां यहाँ से बह के गई, नदियां पार कर गई, उन्होंने इसको काट दिया बीच के रास्ते को, तो यहाँ से आना जाना इधर से हो जाता है, लोगों का रास्ता बना देती हैं, ठीक है। तो यही जो है हमारा क्या कहलाता है, पेडिमेंट कहलाता है, ठीक है। तो बस बजादा और पेडिमेंट की ढाल में अंतर काफी कम होता है, दूर से देखने में आपको ज्यादा पता नहीं चलेगा, लेकिन जब पास में आएंगे तो फिर आपको दिखेगा कि हाँ, थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस देखने को आपको मिल रहा है। क्योंकि जो पेडिमेंट है, तो पेडिमेंट का जो निर्माण हुआ है वो तो जो पर्वत के अग्रभाग है उसका, उसको जब ये पर्वतों का ये अग्रभाग था, ये जब कट गया, इसका निम्नीकरण हो गया, डिग्रेडेशन हो गया, अपरदन हो गया, तो उसकी वजह से ये आगे बन गया है, ठीक है। लेकिन कई बार इसकी ढाल जो है काफी तीव्र भी हो जाती है, नॉर्मल होती है, कई बार तीव्र ढाल भी होती है, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे आप आगे की तरफ बढ़ेंगे फिर इसका ढाल कम होता चला जाता है। तो कई बार ऐसा भी होता है कि इस चट्टान इसको पर्वतों को जो आगे वाले भाग जो है उनको काट दिया, मिट्टी ने इसको पार्ट को काट दिया, हवा ने, विंड ने, तो ये बीच में से रास्ता बन गया इस तरीके का, ठीक है। तो ये हमारा पेडिमेंट कहलाता है। नेक्स्ट हो गया पेडिमेंट, हिंदी में भी इसको पेडिमेंट ही बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारे मेन जो थे आपके इरोजनल टोपोग्राफी के अंदर फ्लूवियल डेजर्ट लैंडफॉर्म्स जो थे वो हमारे सामने बन के आ गए, और मेन जो थे वो यही है, ठीक है। और इसके बाद तो फिर जो है आपका जो लैंडफॉर्म्स थे जो कि डिफरेंट उससे बन रहे थे, एक्टिविटी से, एक्सोजेनेटिक फोर्सेस से जो बन रहे थे, वो सारे हमने लगभग लगभग कवर कर लिए, ठीक है। अब हम इसमें नेक्स्ट चलेंगे, जो आपका सिलेबस अगर आप देखें तो सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है, जो नेक्स्ट आता है इसके अंदर आता है वेदरिंग, ठीक है। तो इसको तो मैं इस फाइल को तो सिर्फ यहीं तक रखता हूँ, ये फाइल आपको हम भेज देंगे, ताकि इसमें जितने भी थे लैंडफॉर्म्स इनके बारे में जो मैंने आपको बताया है, लिखा है, ये आपको सारे देखने को मिल जाए, ठीक है, एक साथ। बाकी ये हैंड रिटन हो गया मेरा बना हुआ, और लैंडफॉर्म्स एंड देयर इवोल्यूशंस, ठीक है। तो ये कवर कर लिया है। अब हम नेक्स्ट चलेंगे वेदरिंग के ऊपर, ठीक है। तो उसके लिए मैं आपको नया वो बना देता हूँ फाइल। तो ये वेदरिंग है, वेदरिंग के बारे में आज हम देखेंगे कि वेदरिंग क्या होती है, ठीक है। और वेदरिंग के फिर फैक्टर्स क्या क्या हैं, मेन प्रोसेसेस कौन से हैं, प्रोसेस वेदरिंग की वो देखते हैं, और उनके बारे में पढ़ते हैं, उनसे क्या होता है उसके बारे में देखते हैं, ठीक है। आप 1 मिनट का 2 मिनट का ब्रेक लीजिए, और उसके बाद फिर आपको हम अभी वेदरिंग शुरू करते हैं।
ठीक है। तो वेदरिंग, अब हम देखते हैं वेदरिंग को हिंदी में हम क्या बोल देते हैं, अपक्षय। ये कहलाता है हमारा वेदरिंग। ठीक है। तो बेसिक इसकी डेफिनेशन क्या है, अगर आप देखें तो वेदरिंग को बोल सकते हैं द प्रोसेस ऑफ डिसइंटीग्रेशन एंड decomposition of rocks in situ is generally called weathering। ठीक है। तो सामान्य भाषा में क्या मतलब हुआ कि अपक्षय के कारण जब अपने स्थान पर, इन सितु का मतलब होता है अपने ही स्थान पर, ठीक उस उतनी जगह पे, इधर तो घूमना नहीं है उसको, अपने ही स्थान पर जो ये होता है इन सितु का मतलब होता है अपने स्थान पर, कहीं इधर उधर नहीं जाना हुआ, इन सितु उसी जगह पे अपने स्थान पर। जब चट्टानों का अपक्षय होता है, डिसइंटीग्रेशन होता है, टूटना, ठीक है, टूटने फूटने की क्रिया को, द प्रोसेस ऑफ डिसइंटीग्रेशन, अपने स्थान पर जो अपक्षय होगा उसकी वजह से जो चट्टानें टूट जाती हैं, उनका जो डिकम्पोजिशन हो जाता है, अनावरण हो जाता है, उस पूरी क्रिया को हम क्या बोल देते हैं, वेदरिंग, अपक्षय। ठीक है। तो ये जो अपने इसी स्थान पर टूटना फूटना हुआ वो कैसे होता है, क्योंकि आपने अभी इरोजन पढ़ा, ठीक है, तो इरोजन के अंदर क्या देखा था आपने कि जो चट्टानों के टुकड़े हैं वो टूटते हैं किसकी वजह से, किसी न किसी फोर्स की वजह से टूट रहे थे, चाहे वो आपने देखा होगा नदी की वजह से टूट रहे हों, चाहे वो ग्लेशियर के पावर की वजह से टूट रहे हों, चाहे अंडर वाटर की वजह से टूट रहे हों, है ना, चाहे फिर वो आपके अभी हवा देखा हमने रिवर की वजह से, ओशन लेयर की वजह से, किसी की वजह से भी ये टूटते हों, तो वो भी एक टूटने का कारण बन गया। ठीक है। लेकिन वो वेदरिंग नहीं कहलाता। ठीक है। मेन है तो वेदरिंग वो भी एक पार्ट, क्योंकि वो भी उसका कहीं ना कहीं ड्यूनिडेशन हो रहा है, लेकिन वहीं पे जब टूटते हैं वो, तो उसको हम बोल देते हैं वेदरिंग, जब वहीं पे एक जगह पे अपने आप टूट गया हो, क्योंकि वेदरिंग की भी फिर अलग अलग जो है पार्ट्स हैं, अलग अलग टाइप्स होते हैं। तो इसके अंदर जो है एक वर्ड एक और यूज होता है वेदरिंग का, जिसको हम बोल देते हैं कई बारी डिन्यूडेशन। ठीक है। मतलब क्या हो गया, अनाच्छादन। ठीक है। तो अनाच्छादन में क्या होता है, जो अपक्षय और अपर्दन दोनों होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, अपक्षय प्लस अपर्दन, वेदरिंग प्लस इरोजन। पहले तो वो डिसइंटीग्रेट हुआ, टूटी फूटी, और वहां से फिर वो उसको हटा के भी कोई दूसरा चला गया लेके अलग पार्ट में, तो वहां से चट्टान टूट गई, अलग हो गई। ठीक है। तो उसमें जो है आपका वेदरिंग, वो सॉरी, पूरा जो है डिनोडेशन कहलाता है। तो अनाच्छादन, जो चट्टान थी वहां से अनाच्छादित हो गई, हट गई वहां से, आच्छादित जमा हो गई, अनाच्छादित वहां से हट गई। ठीक है। तो जो अक्षय है, वेदरिंग जो है, सिर्फ ये वाला जो पार्ट है, ये क्या हो गया, ये जो है स्थैतिक क्रिया है, एक जगह पे ही हो रही है। ठीक है। तो एक जगह पे हो रही है तो ये स्थैतिक क्रिया कहलाएगी, मतलब कि एक जगह पे स्टैटिक है, उसी जगह पे इन सितु। ठीक है। और जबकि जो आपका अपर्दन है, अपर्दन के अंदर क्या हो रहा है, इसमें इस गतिशीलता है। ठीक है ना, तो ये गतिशील है, गतिशील क्रिया है, अपने साथ तोड़ के ले जाती है कहीं पे। और ये कैसी है, स्थैतिक, उसी स्थान पर एक जगह पे हो रहा है। तो अनाच्छादन दो है, अनाच्छादन डिनोडेशन जिसे हम बोला, उसको क्या बोलते हैं, स्थैतिक और गतिशील दोनों क्रियाओं का योग है। ठीक है। तो जो वेदरिंग है, स्थैतिक क्रिया जो हो रही है, ये इसका साधारण सा मतलब है कि भाई चट्टानों के अपने स्थान पर टूटना फूटना वही कहलाएगा। तो जो अपक्षय की क्रिया है, प्रोसेस ऑफ वेदरिंग है, उसको आप ये कह सकते हो कि वेदरिंग या अपक्षय वो चट्टानों के टूट फूट की ऐसी क्रिया हो गई जिसके अंतर्गत चट्टानों का विघटन होता है और वियोजन होता है, उसकी वजह से वो ढीली पड़कर और विदीर्ण होकर अपने ही स्थान पर बिखर कर रह जाती हैं। तो ऐसी जो आपकी जो डेफिनेशन होगी वो वेदरिंग की कहलाती है। ठीक है। तो एक तो उसका विघटन होता है, डिसइंटीग्रेशन। ठीक है, ये विघटन हो गया यहाँ पर। और दूसरा क्या हो गया, डिकम्पोजिशन हो गया, वियोजन हो गया।
ठीक है। तो विघटन और वियोजन, तो कई बार क्या होता है कि कुछ भौतिक क्रियाएं होती हैं, फिजिकल फैक्टर्स होते हैं जो काम करते हैं। तो फिजिकल फैक्टर्स की वजह से, जैसे कि आपका टेम्परेचर हो गया, फ्रोस्ट हो गया, वाटर हो गया, उसके द्वारा चट्टान चट्टानें जो है ढीली पड़ जाती हैं, और ढीली पड़ के फिर उनका विघटन हो जाता है। और कुछ ऐसे रासायनिक कार्य होते हैं, जैसे कि ऑक्सीडेशन हो गया, हाइड्रेशन हो गया, कार्बोनेशन हो गया, तो उसकी वजह से भी ढीली हुई चट्टानें जो हैं वो टूट जाती हैं, बिखर जाती हैं। तो इसी वजह से डिसइंटीग्रेशन और आपका डिकम्पोजिशन, विघटन और वियोजन, उसके कारण चट्टानें ढीली पड़कर बाद में टूटकर बिखर जाती हैं, और यही हमारी वेदरिंग कहलाती है। ठीक है। और इसके अंदर क्या होता है कि इसको नियंत्रित करने के लिए भी कई सारे कारण काम करते हैं, फैक्टर्स भी कई सारे होते हैं। ठीक है। तो फैक्टर्स कुछ हैं इंपॉर्टेंट, वो आपको क्या कहते हैं समझ लेने चाहिए थोड़े से। फैक्टर्स या फैक्टर्स कंट्रोलिंग वेदरिंग। ठीक है। अपक्षय को नियंत्रित करने वाले कारण, अपक्षय को ये भी कई हैं, अलग अलग कारण है इसके। तो फर्स्ट इसमें आता है जिसको हम बोल देते हैं कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ रॉक्स, कि रॉक्स किसकी बनी हुई है और उसका स्ट्रक्चर कैसा है। ठीक है। ये एक इम्पोर्टेंट होती है, चट्टान का संगठन तथा संरचना। अब क्योंकि जो वेदरिंग हो रही है, अपक्षय है, उसका मुख्य रूप से क्या है, चट्टानों में ही विघटन होना है, चट्टानों में वियोजन होना है। तो सिंपल सी बात है, आपको ये ध्यान रखना होगा कि जहाँ जो भी चट्टान ऐसी होगी जो वीक है, कमजोर है, और वो असंगठित है, उसके जोड़ जो है मजबूत नहीं है, तो उसमें आसानी से वियोजन भी हो सकता है, विघटन भी हो सकता है। ठीक है ना। तो ऐसे ही कुछ चट्टानें होती हैं जहां पर जो कि आपका देखें अगर कार्बोनेटिक रॉक्स हैं, कार्बोनेट रॉक्स हैं, जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, मैग्नीशियम कार्बोनेट हो गया, तो उनके अंदर जो मिनरल्स होंगे वो सोल्यूबल मिनरल्स होते हैं। तो इसमें क्या होगा कि केमिकल वेदरिंग, रासायनिक अपक्षय है वो ज्यादा जल्दी हो जाएगा पानी से घुल के। जैसे कि हमने अभी पीछे कास्ट टोपोग्राफी देखी थी, तो उसमें जो लाइमस्टोन, डोलोमाइट, जिप्सम वाली जो भी चट्टानें थी, तो उनको आराम से पानी क्या करता है, घुल लेता है अपने साथ। मैंने उसको आपको केमिकल फॉर्मुलेशन भी इसका दिखाया था, और घुल के फिर वहां पर वो हल्की हो गई, ढीली हो गई, वो टूट गई, है ना। और कई बार ऐसा होता है, कुछ चट्टानें ऐसी होती हैं कि उनके उनके अंदर अब जब टेम्परेचर का चेंज हुआ, कभी ठंडा कभी गर्म, तो उसकी वजह से चट्टानें सिकुड़ेंगी, फैलेंगी। कई बार उसमें पानी जो है, जो नमी के कारण पानी की बूंदे रह गई, मॉइस्चर रह गया, वो जम गया, तो आइस बन गया, फिर फैल गया। आइस बनने की वजह से वॉल्यूम को बढ़ जाता है आइस का, फिर वो फैलाएगा चट्टान को, चट्टान के जोड़ को खोल देगा, और फिर पानी बन जाएगा, सिकुड़ेगी चट्टान, तो इस तरीके से फिर वो ढीली पड़ जाएगी और वो भी टूट जाएगी। तो चट्टानों का संगठन और जो संरचना है, वो भी एक महत्वपूर्ण कारक होती है। दूसरा इसके अंदर आता है नेचर ऑफ ग्राउंड, नेचर ऑफ, कि किस जगहों पे चट्टाने हैं। ठीक है। तो इसको जो है आप बोल सकते हैं स्थल की ढाल का स्वभाव कैसा है। क्योंकि जो ढाल है, स्लोप है, वो वेदरिंग का काफी इंपॉर्टेंट एक फैक्टर है। ठीक है। क्योंकि क्या होता है कि जहां भी चट्टान ढीली पड़ गई, उसके थोड़े से चूरे हो गए, और वहां पर भी स्लोप भी है, ढाल है, तो उससे क्या होगा, चट्टान आराम से नीचे की तरफ खिसकना शुरू हो जाएगी, नीचे की तरफ बिखरना शुरू हो जाएगी, है ना। तो उसकी ढाल की वजह से उस, हेलो, यस, सॉरी सर, नॉट नॉट इंटरेस्टेड। हाँ, तो स्थल के ढाल की वजह से क्या होगा, चट्टान में थोड़ा सा भी अगर विघटन हुआ और उनमें ढीलापन आया, तो चट्टान अपने स्थान से क्या होगा, धीरे धीरे टूट के नीचे की तरफ सरकना शुरू हो जाएगी, और अपने साथ जितनी भी पूरी सामग्री चट्टान की वो नीचे हो जाएगी। और अगर ढाल तेज है, तो जो अपक्षय की गति होगी वो ज्यादा तेज हो जाएगी। इसके विपरीत अगर आप देखें, जहाँ पर सामान्य ढाल होते हैं, ज्यादा स्लोपी एरिया नहीं है, तो वहां पर अपक्षय जो है वो ज्यादा तेज नहीं होता। ठीक है। क्योंकि उसके अंदर क्या होगा कि जो ढाल की वजह से जो सामग्री उत्पन्न होनी है, जो खिसलनी है, वो ज्यादा नहीं हो पाएगी। ठीक है ना।
ऐसा होता है ना कि अगर सपोज करो आप माचिस के ऐसे डिब्बियां एक के ऊपर एक रख दो, माचिस की डिब्बियां, ठीक है, जो कि आपस में चिपकी हुई नहीं है, तो अगर आपने प्लेन ऐसे स्लोप पे रखा हुआ है तो ये टूट के नीचे, ये मतलब बिखरेंगे नहीं, नीचे नहीं गिरेंगे। वहीं पर अगर ऐसे स्लोप है और आपने इसके ऊपर माचिस की डिब्बियां ऐसे रखने की कोशिश की, जब तक आपने हाथ से पकड़ रखा है तब से तब तो ठीक है, जैसे ही छोड़ोगे सारी फिसल के नीचे की तरफ गिरने लगेंगी। तो कहीं ना कहीं स्थल रूप का जो स्वरूप है, नेचर ऑफ ग्राउंड है, वो बड़ा महत्वपूर्ण होता है। वेदरिंग को ऐसा जो ग्राउंड होगा, स्लोपी होगा, वो क्या करेगा, बढ़ा देगा, ठीक है ना। और जो ऐसा स्लोप होगा जहाँ पर ढाल नहीं होगी, वहां पर जो है वेदरिंग जल्दी नहीं हो पाएगी, वेदरिंग कम होगी, लो होगी। यहाँ पर जबकि हाई हो जाएगी स्लोप के ऊपर, इसलिए स्थल का रूप जो है वो भी बड़ा महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। तीसरा आपका आता है इसके अंदर क्लाइमेटिक वेरिएशंस, ठीक है, मतलब कि जलवायु में विभिन्नता। तो ये दो तरीके से काम करती है जलवायु में विभिन्नता। एक तो ये होती है कि जो भी जमीन है, जमीन के ऊपर अलग अलग क्षेत्रों में अगर आप देखें तो वहां पर क्या होगा कि क्लाइमेट अलग अलग होता है, ठीक है। तो जितना डिफरेंस होगा क्लाइमेट के अंदर, जितना टेम्परेचर में, जितना मॉइस्चर में, इन सब में डिफरेंस होगा, तो उसकी वजह से क्या होगा, उतना ही ज्यादा तेजी से वेदरिंग होगी। क्योंकि अगर आप देखें, जो हमारा ट्रॉपिकल क्षेत्र होता है, ठीक है, जैसे कि हमारा इंडिया है, तो ट्रॉपिक्स के अंदर जो पार्ट आएगा, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र जिनको बोलते हैं, और उष्ण कटिबंधीय में भी जो ह्यूमिड वाले प्रदेश है, आर्द्र भाग है, तो वहां पर क्या होता है, पानी मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा होता है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो केमिकल वेदरिंग है, जैसे रासायनिक जो अक्ष है, वो ज्यादा होने लगता है। ऐसी जगहों में क्या होगा कि ह्यूमिडिटी भी ज्यादा हो रही है, आर्द्रता ज्यादा है। जैसे अगस्त में अगर देखो, अगस्त के मौसम में तो बारिश का मौसम होता है, मानसून का मौसम होता है ऐसे क्षेत्र में, और कहीं ना कहीं देखो तो आप बड़ी चिपचिपा सा फील होता है, मॉइस्चर कंटेंट क्योंकि ज्यादा होता है, हमारी ह्यूमिडिटी वो हाई होती है, ज्यादा होती है, और टेम्परेचर भी ज्यादा होता है उस टाइम पे। तो उसकी वजह से क्या होता है कि एक लीचिंग एक्शन जो है वो ज्यादा काम करने लगता है। लीचिंग का मतलब होता है घुला कर पानी, मतलब बहाने की क्रिया को लीचिंग बोल देते हैं, ठीक है। तो ये इसमें क्या होगा कि यहाँ पर जो है मॉइस्चर की वजह से चट्टानों में भी मॉइस्चर आ जाएगा, पानी क्या हो जाएगा, और वो जो है जो इसके सॉल्वेंट है वाटर के साथ, वो चट्टानों की जो पार्ट है, चट्टानों को घोलने लगेंगे, सॉल्यूशन बना देंगे, और उसकी वजह से फिर क्या होगा, वो उसको तोड़ देंगे अपने साथ, बहा के फिर साथ में ले जाएंगे। और इसके जो दूसरा तरफ अगर आप देखें, तो वहां पर क्या होता है कि जो ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर बड़ा ड्राई है ना, एरिड रीजन है, बहुत उष्ण है और शुष्क जो मरुस्थल वाले भाग हैं, जैसे कि उष्णकटिबंधीय मरुस्थल वाले भाग हो गए, जैसे हमारा थार डेजर्ट है। तो ऐसी जगहों पे क्या होता है, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर टेम्परेचर जो दिन में होता है वो बहुत ज्यादा होता है, दिन के भाग में आप देखेंगे बहुत हाई टेम्परेचर है। राजस्थान का आपने सुना होगा कई बार, जैसलमेर के अंदर खासकर जैसे 55-58 डिग्री तक टेम्परेचर पहुंच जाता है कई बार गर्मियों के अंदर। और वहीं रात में देखो तो रात में एकदम ठंडा हो जाएगा, क्योंकि जो सैंड होती है, रेत होती है, वो क्या करती है, रेत के जो पार्ट है वो रिफ्लेक्शन काफी ज्यादा करते हैं, सन की रेज जो आ रही है, और फिर रात में जो सन की रेज वापस जा रही है, तो इनको जो है ये काफी ज्यादा इसमें रिफ्लेक्शन होता है सैंड का जो तो कलर, और जो उसके टाइप होता है सैंड पार्टिकल्स का, उसकी वजह से क्या होता है, ये शॉर्ट वेव्स में आई, और लॉन्ग लॉन्ग वेव्स में जो बाहर की तरफ रिफ्लेक्शन हो गया, तो रात में ठंड जितना नीचे तेजी से आएंगे उतना गर्म कर देंगे इसको, और रात में जब ये सारी लॉन्ग वेव्स जो है वापस चली जाती हैं रिफ्लेक्ट होकर, तो उतना ही ठंडा कर देती हैं। तो यहाँ पर ठंडा भी गर्म होगा, और ठंडा भी ज्यादा होगा, गर्म भी ज्यादा होगा। तो जो दिन में क्या होगा, ज्यादा गर्मी होने की वजह से जो चट्टानें होती है फैल जाती है। कई बार देखा होगा ना, सड़कें जो है डामल वामल पिघल जाता है, फैल जाता है। कई बार ये सुना होगा आपने, ट्रेनों की जो पटरियां होती हैं वो भी जो कि लोहे की होती हैं, तब भी गर्मी में काफी फैल जाती हैं, ठीक है। कई बार टायर में बोला जाता है कि हवा कम रखो गर्मियों के अंदर, क्यों, क्योंकि गर्मी की वजह से फिर वो फैल जाता है, टायर फटने का भी डर रहता है। जबकि जब ठंडा होगा, रात होगी, तो उसमें संकुचन हो जाएगा। तो कई बार जब कोई चीज फैल रही है, फिर संकुचित हो रही है, फिर फैल रही है, फिर संकुचित हो रही है, धीरे धीरे रोज ऐसा काम हो रहा है, तो चट्टानों के साथ ऐसा होते होते क्या होगा, चट्टान फिर ढीली पड़ जाएगी और टूट जाएगी, ठीक है। तो ये भी कारण होता है, जलवायु में विभिन्नता की वजह से भी आपका वेदरिंग जो है वो हो जाती है। और चौथा इसमें एक आता है आपका फ्लोरल इफेक्ट्स, फ्लोरल इफेक्ट्स, जिसको आप बोलते हैं वनस्पति का प्रभाव। वनस्पति का प्रभाव क्या होता है कि सीधी सी बात है कि एक तो क्या होता है, जो चट्टानें होती हैं उनमें अगर पेड़ पौधे हैं तो वो उसमें जड़ भी होंगी, जड़ होंगी तो चट्टानों को अपने जकड़ लेंगी,
और चट्टान जब ज्यादा चट्टानों का जो है संगठन जो बढ़ जाएगा उसका, और क्या कहते हैं जड़ें जो हैं वो कई बार क्या होगा कि जड़ें अपनी फैलती चली जाएंगी तो वो चट्टानों को भी तोड़ देती हैं। तोड़ने की वजह से ढीली पड़ जाएंगी, वो फिर फैल जाएगा, मतलब चट्टान टूट जाएगी वहां से, तो उसका भी अपक्षय अपक्षय हो जाएगा। और कई बार ऐसा भी होता है कि कई बार जो कुछ वनस्पतियां होती हैं उनके जड़ में कई तरीके के कीड़े मकोड़े भी देखने को मिलते हैं, जो कि चट्टानों में धीरे धीरे कुरेदते रहेंगे, विघटन ले आते हैं चट्टानों के अंदर, ठीक है ना। क्योंकि चट्टानों के बीच में जब जो चट्टा वृक्षों की जो जड़ें हैं वो नीचे नीचे घुसते चली जाती हैं, तो जो इसके जॉइंट्स होते हैं, चट्टानों की संधियां जो होती हैं वो बढ़ जाती हैं, फैल जाती हैं, ठीक है। और ढीली होने की वजह से फिर उनमें विघटन हो जाता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, वनस्पति का भी प्रभाव इसमें काफी पड़ता है। तो कुछ फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से हमने देखा कि वेदरिंग जो है अलग अलग हो सकती है, कभी ज्यादा कभी कम, ठीक। तो ये 4 फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें आपको ध्यान रखना है। अब हम इस नेक्स्ट चलते हैं इसके अंदर, जिसमें हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ वेदरिंग। तो टाइप्स ऑफ वेदरिंग का मतलब हो गया अपक्षय के प्रकार। तो अपक्षय के प्रकार जो है, जैसे मैंने आपको बता ही दिया कि विघटन और वियोजन, उसका डिकम्पोजिशन और डिसइंटीग्रेशन दोनों जो है वो 3 प्रकार से हो जाते हैं। एक तो यांत्रिक मैकेनिकल, एक होता है भौतिक फिजिकल, और एक होता है रासायनिक जिसे बोलते हैं केमिकल, ठीक है ना। तो केमिकल भी हो जाता है, दूसरा जो है भौतिक भी हो जाता है और रासायनिक भी हो जाता है। तो इनको हम बारी बारी से एक एक करके पढ़ते हैं, फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल, ठीक है। तो एक है फिजिकल, दूसरा है केमिकल, तीसरा है बायोलॉजिकल। 3 तरीके की वेदरिंग होती है, 3 तरह का अक्षय होता है, ठीक है। तो जो पहला है, फर्स्ट पढ़ते हैं फिजिकल, जिसको हम मैकेनिकल भी कई बार बोल देते हैं, मैकेनिकल वेदरिंग, ठीक है। भौतिक या यांत्रिक अक्षय। तो भौतिक और यांत्रिक अक्षय के अंदर जो है मेन कौन कौन से फैक्टर्स काम करते हैं इसके अंदर, अलग अलग फैक्टर्स काम करते हैं। तो पहला फैक्टर जो काम करता है वो है आपका वाटर, ठीक है, या इसको बोल देते हैं मॉइस्चर या वाटर, ठीक है। तो ये काम करता है। दूसरा फैक्टर जो इसके अंदर काम करता है वो है आपका फ्रोस्ट, ठीक है। फ्रोस्ट को आप बोल देते हैं हिंदी में तुषार। और तीसरा होता है आपका इंसुलेशन। इंसुलेशन का मतलब जो आपका टेम्परेचर, सनलाइट जो आ रही है उसकी वजह से टेम्परेचर में जो डिफरेंस आता है, ठीक है, उसको बोल देते हैं सूर्य तप। और चौथा हो जाता है इसके अंदर विंड, ठीक है। तो इनकी वजह से कई बार क्या होता है, फिजिकल वेदरिंग होती है। तो एक एक करके हम देख लेते हैं कि जो पहला है आपका फिजिकल वाला, इसमें मॉइस्चर का कंटेंट जो होगा, तो मॉइस्चर की वजह से क्या होता है, उनमें क्या क्या होगा मेन मेन। तो मॉइस्चर की वजह से या वाटर की वजह से इसमें पानी की वजह से दिक्कत हो जाती है चट्टानों के अंदर, उनमें विघटन होता है। कैसे होता है कि जहाँ पर जो कि गर्म प्रदेश है, जहाँ पर टेम्परेचर ज्यादा होता है, तो वहां पर आपको ऐसे कारण जो है ऐसी वेदरिंग आपको काफी देखने को मिलेगी, ठीक है। तो उनमें क्या हो जाता है आपका कि पानी जो है वो धीरे धीरे उसमें चला गया आपका, उसकी चट्टानों की बीचों में जॉइंट्स में चला गया, मॉइस्चर जो है कंटेंट नीचे पहुंच गया। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, उसके वजह से धीरे धीरे वहां पर चट्टानों के साथ वो मिलता जा रहा है पानी, उसको घोलता जा रहा है, और उसकी वजह से क्या करेगा, उसको वो चट्टानों को कमजोर कर देगा, ठीक है। और कमजोर करने की वजह से फिर क्या होगा, उसको वो तोड़ देगा, ठीक है। तो ये एक इम्पोर्टेंट है हमारा, जो कई बार ऐसा भी होता है कि आप देखेंगे कि चट्टाने हैं और वहां पर बारिश बारिश हो गई, वैसे प्रदेश नॉर्मल प्रदेश था लेकिन बारिश हो गई, तो बारिश हुई, तेज बारिश हुई कई बारी, तो उसकी वजह से क्या हुआ, जो चट्टान की जो ऊपर वाली परत है वो टूट जाती है, छिल जाती है, ठीक है।
क्योंकि वैसे तो गर्मी है, तेज गर्मी है, काफी ठंड है, वैसे में चट्टान की वैसी परतें जो है अलग अलग तरीके से रिएक्ट करती हैं। और जब बारिश हुई तो उसने क्या किया, ऊपर से उसको परत को हटा दिया, और कई बारी फिर उसके अंदर जो उसका बाहरी जो क्षेत्र है, सरफेस है ऊपर का, उसमें क्या हो गया, उसमें धीरे धीरे कुछ दरारें पड़ गई, दरारें धीरे धीरे बड़ी हो गई। ठीक है। और उसकी वजह से फिर क्या होगा, कई बार तापमान तेज भी हो रहा है, धीमा भी हो रहा है, कम तापमान ज्यादा तापमान हो रहा है, उसकी वजह से फिर वो चट्टानें टूट जाती है। ठीक है। तो एक तो मॉइस्चर की वजह से होता है, दूसरा आपका है फ्रोस्ट, जिसे हम बोलते हैं तुषार। तो तुषार जो है वो भी मैकेनिकल वेदरिंग करता है। इसके अंदर कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो कि आपका टेम्परेट जोन है, शीतोष्ण है ना, शीत कटिबंध जिन्हें बोलते हैं, ऐसी जगहों पे ज्यादा होता है। और कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं जहाँ जैसे कि पर्वत है, पर्वतों के जो ऊपरी भाग होते हैं, वहां पर ये फ्रोस्ट वाला वेदरिंग जो ज्यादा देखने को मिलता है। क्योंकि वहां पर क्या होता है कि टेम्परेचर का जो चेंज है, मॉइस्चर का जो कंटेंट है वो भी काफी ज्यादा होता है। तो इसमें क्या होगा, पानी जम जाएगा, पानी पिघल जाएगा, पानी जम जाएगा, पानी पिघल जाएगा। तो इसकी वजह से क्या होता है, दोनों चीजें एक साथ चल रही होती हैं। तो पहला तो चट्टानों के कणों के अंदर पानी जो जम गया, और फिर पानी जो है पिघल गया, और उसकी वजह से चट्टानों की दरारों में पानी जो है उनको फैला देगा, और फैलाने की वजह से उसकी मैकेनिकल वेदरिंग हो जाती है एक तरीके से। क्योंकि जो सशक्त और संगठित रवेदार जो ग्रेनाइट चट्टानें हैं, उनमें भी क्या होता है कि उनमें बीच में जॉइंट्स कम होते हैं। ठीक है। तो उनमें पानी कम भर पाता है, तो इसलिए जो ग्रेनाइट वाली रॉक्स होती हैं, ग्रेनाइट वाली चट्टानें होती हैं, वो ऐसे फ्रोस्ट एक्शन से कम क्या कहते हैं, प्रभावित होती हैं। लेकिन ऐसी जो चट्टानें हैं जो कि परतदार हैं, एक के ऊपर एक बनी हुई हैं, या जिनमें की क्या कहते हैं कुछ जॉइंट्स के जुड़ के बनी है, जॉइंट्स बनी हुई हैं, तो अगर पानी के जमने से और पिघलने से सबसे ज्यादा वहीं पर ही पता ये इनका फोकस जो है ज्यादा प्रेशर पड़ता है, ज्यादा वेदरिंग होती है। तो अगर उसकी है सैंडस्टोन वाली चट्टानें हैं जैसे ज्यादातर, तो उनमें क्या होता है, वो छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त हो जाती हैं। क्योंकि पहले क्या होगा कि जो विघटन होगा चट्टानों के अंदर, पहले तो जल जमा हो जाएगा, पानी जमा होने की वजह से वो फूलेगी, फैलेगी, और रात के समय में जो है बर्फ जम जाएगा, और दिन में फिर ये पिघल कर हल्का हो जाएगा, और फिर ऐसे ही प्रोसेस चलता रहेगा। तो इसकी वजह से इसका विघटन पार शुरू हो जाता है। वो धीमे धीमे होता है, कई मतलब काफी लंबा टाइम लेता है, लेकिन उसकी वजह से इसमें चट्टानों का टूटना बन जाता है। और जो सूर्य तापमान है, सूर्य तापमान की वजह से भी काफी ज्यादा होता है, इंसुलेशन की वजह से। तो इंसुलेशन का भी मेन यही कारक है कि ऐसी रॉक्स जो कि क्लास्टिक रॉक्स हैं, शैल की बनी हुई हैं या बालू पत्थर की बनी हुई हैं, तो उनमें तो चट्टानों का तापमान के ऊपर फर्क नहीं पड़ता ज्यादा। लेकिन ऐसी चट्टानें जो एसिडिक हैं, ठीक है, और या बेसिक उसकी हैं कैरेक्टरिस्टिक्स की, विशेषताओं की, तो उनकी सतहों पे असर पड़ता रहता है। ठीक है। और कई बार ऐसा होता है कि कुछ जो रवेदार चट्टान होती हैं, जिनमें रेशे होते हैं, रवे होते हैं कुछ बने हुए, तो उनके सारे जो कण होते हैं चट्टानों के आपस में जुड़े हुए होते हैं। लेकिन जब तापमान बढ़ जाता है, टेम्परेचर बढ़ता है, तो वो कण जो है फैलने लगते हैं। तो जब कण फैलेंगे तो चट्टान फूलेगी, बड़ी होगी, और जब उसके कण जो है, जब तापमान कम हो गया, एकदम ठंडा हो गया, तो वो सिकुड़न भी हो जाती है। तो अगर जैसे ग्रेनाइट की चट्टान है, तो अगर ग्रेनाइट के ऊपर आपका लगभग 65 डिग्री टेम्परेचर बढ़ जाए, तो वो चट्टान समझ लो आप 30 से 48 मीटर की दूरी पर, लगभग इतने चौड़ी चट्टान के ऊपर लगभग जो है 2.5 सेंटीमीटर फैल जाएगी, बड़ी हो जाएगी। और अगर उतना ही तापमान उसका कम कर दो आप, तो लगभग वो 2.5 सेंटीमीटर कम हो जाएगी ग्रेनाइट की चट्टान। तो समझ रहे हो, तो ऐसी चट्टानें जो है फैलेंगी और सिकुड़ेंगी तो वो टूट जाती हैं। एक वो थे, एक स्कॉलर थे, उनका नाम था ब्लैक वेल्डर। तो ब्लैक वेल्डर ने 1925 की बात है, उन्होंने क्या किया, ग्रेनाइट के कुछ टुकड़े लिए, और उनको जो है तापमान बढ़ाने के लिए उसका ग्रेनाइट का उन्होंने खोलता हुआ तेल रखा, एक तेल खोलाया, उसमें 200 डिग्री के तापमान हो गया, और उसके अंदर उन्होंने उसको क्या कहते हैं डाल दिया। लेकिन फिर उन्होंने पाया कि जो ग्रेनाइट और बेसाल्ट की जो चट्टानें थी, उन पर तो कोई ज्यादा खास फर्क नहीं पड़ा। उसके बाद फिर दूसरे एक स्कॉलर थे, साइंटिस्ट थे, उनका नाम था ग्रिक्स। तो उन्होंने भी काफी लंबा एक रिसर्च किया उसके ऊपर। ठीक है। और उसमें भी उनको लगभग लगभग ऐसे ही आंसर देखने को मिले। तो ये फिर उनको बाद में उन्होंने ये सब बताया कि देखो, जो तापमान का जो परिवर्तन का जो ज्यादा असर पड़ता है चट्टानों के ऊपर, वो आपको उष्ण मरुस्थलीय जो प्रदेश है वहाँ ज्यादा देखने को मिलेगा, जैसे कि हमारा थार रेगिस्तान है। क्योंकि ऐसी जगहों पे क्या होता है कि रेत के कण होते हैं, रेत के कण ज्यादा होते हैं, और रेत के कण जब ज्यादा होंगे, चट्टानों में भी ज्यादा होंगे, तो उसकी वजह से टेम्परेचर डेली का ज्यादा मतलब उसके अंदर जो डिफरेंस है टेम्परेचर का हाई और लो में, वो ज्यादा होगा। तो उसकी वजह से चट्टानों का जो खुला हुआ भाग है, ठीक है,
वो ज्यादा तापमान के कारण वो ज्यादा गर्म हो जाएगा और उसकी जो आप बाहर वाली परत है वो फैल जाएगी। इसकी उल्टा अगर तापमान में काफी ज्यादा कमी आ जाती है, बहुत ज्यादा कमी हो जाती है, तो उसकी चट्टान जो है फिर वो शीतल हो जाएंगी, ठंडी हो जाएंगी और उनकी बाहरी परत में संकुचन होने लगेगा। तो इस प्रकार से चट्टान के गर्म होने से ठंडा होने की क्रिया से बार-बार इसकी जब पुनरावृत्ति होती रहती है, कंटिन्यूअस वे में ये मूवमेंट चलता रहता है, तो उसकी वजह से उनके अंदर टेंशन और स्ट्रेस आ जाएगी, चट्टानों के अंदर फैलेंगे, सिकुड़ेंगे। तो ये कंटिन्यूअस एक जो ये वन बाय वन रोज ऐसा हो रहा है, उसकी वजह से जो इनकी जॉइंट्स होते हैं चट्टानों के, वो टूट जाते हैं, बिखरने लगते हैं और इसको फिर हम बोल देते हैं डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक्स, विघटन, चट्टानों का विघटन। ठीक है? और ऐसे ही विंड का है, हवा की वजह से भी होता है कि तेज हवा चल रही है और हवा क्या करेगी अपने साथ, फिर वो प्रेशर डालेगी। जो जैसे रेगिस्तान वाले क्षेत्र हो गए या सेमी डेजर्ट वाले हैं, अर्ध रेगिस्तान वाले क्षेत्र हो गए, तो उसमें क्या होता है, टेम्परेचर और विंड, हवा और तापमान दोनों ये मिलकर चट्टानों की परतों के ऊपर काम करते हैं। ठीक है? तो एक तो उस पे प्रेशर लग रहा है बाहर से, एक क्षैतिज परतों पर भी प्रेशर लग रहा है, तो उसकी वजह से उसकी परतें जो है धीरे-धीरे टूटने लगती हैं, उखड़ने लगती हैं। एक्सफोलिएशन जिसका एक वर्ड आता है, एक्सफोलिएशन। तो वो उसको क्या कर देती हैं, ऊपर से अवदलन कर देती हैं, परतों को उखाड़ देती हैं। ठीक है? तो उष्ण जो रेगिस्तान भाग है, वहाँ पर तापमान का भी टेम्परेचर डिफरेंस भी होगा, कम-ज़्यादा होता रहेगा और वहाँ पर हवा भी काफ़ी तेज़ चल रही होती है। तो उसकी वजह से जो है वो क्या करते हैं, कुछ भागों को, चट्टानों को अ, उड़ा देती है हवा, और जबकि जो टेम्परेचर है वो उसको गर्म ठंडा कर रही है, तो उसकी वजह से उसकी कुछ परतों को ढीला कर देगी और उसकी वजह से जो तापमान की वजह से जो विंड की वजह से और टेम्परेचर की वजह से दोनों की मिलकर जो वेदरिंग होगी, वो क्या कहलाएगी, आपकी एक्सफोलिएशन कहलाती है। कई बार ये ऐसी जगहों पे आपको वो देखने को मिलता है कि जो चट्टान है, इसकी ऊपरी परत को तो ढीली पड़ गई टेम्परेचर ज़्यादा कम होने की वजह से, और फिर हवा ने क्या किया, इसको उड़ा दिया, ऊपर से उखाड़ दिया। ठीक है? तो इसको कई बारी हम बोल देते हैं दूसरे वर्डों में ओनियन वेदरिंग। ओनियन वेदरिंग का मतलब हो गया आपका कि प्याज की तरह अपशय। ठीक है? तो ये भी ये सब जो है कुछ कारण हैं जो कि फिजिकल वेदरिंग के होते हैं, और इसमें दूसरा आता है जिसे हम बोल देते हैं केमिकल वेदरिंग। रासायनिक अपक्षय क्या होता है कि इसमें क्या होगा, आपको जैसे मैंने आपको पीछे एग्जांपल दिया था कास्ट टोपोग्राफी का, जिसके अंदर मैंने कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, वो वाला एग्जांपल आप इसमें देख सकते हैं। उनकी वजह से पानी जो मॉइस्चर है, कंटेंट है, वो क्या करेगा, पानी और CO2, कार्बन डाइऑक्साइड मिलके चट्टानों से मिक्स करेगा, और चट्टानों को घुलनशीलता उसकी बढ़ा देगा, और घुलनशीलता बढ़ाने की वजह से क्या करेगा, चट्टानों को कमजोर करके तोड़ देगा। ठीक है? तो इसके भी जो है कुछ प्रोसेस चलते हैं केमिकल वेदरिंग के भी। तो इसके अंदर कुछ फैक्टर जो काम करते हैं, एक तो इसका होता है जिसे हम बोल देते हैं ऑक्सीडेशन। ठीक, ऑक्सीकरण कहलाता है। दूसरा उसका होता है कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से, ये मेन जो है इसमें ऑक्सीजन की वजह से जो रिएक्शन हुए और उसने चट्टान को तोड़ दिया, वो कहलाते हैं। दूसरा होता है कार्बोनेशन। ठीक है ना? तो ये कार्बन की वजह से होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड मिलके पानी और ऑक्सीजन के साथ मिलके चट्टानों के साथ रिएक्शन करती है, तब बना देती है। एक होता है इसके अंदर हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन की वजह से क्या होगा, हाइड्रेशन कहलाता बनता है। ठीक है? तो ये अलग अलग प्रकार से काम करता है। हाइड्रोजन में क्या होगा कि जब पानी इसके साथ टकराता है तो चट्टानें जल सोख लेती हैं, और उसकी वजह से उसकी चट्टान की पूरी वॉल्यूम में, आयतन में वृद्धि हो जाएगी, और उसकी वजह से फिर जो है, जब बड़ी चट्टान हो जाएगी, फिर पानी जब रिस निकल जाएगा, सूख जाएगा, तो ढीली हो जाएगी, सिकुड़ेगी और टूट जाएगी इस प्रकार से। तो उसकी वजह से भी जो है इनमें केमिकल वेदरिंग हो जाती है। ऑक्सीडेशन का भी कुछ आपको एग्जांपल दिए गए थे, पहले बताया था मैंने आपको कि इसमें क्या होता है, जब हवा है उसमें ऑक्सीजन होती है, और जब उसमें पानी मिल जाता है, तो जो पानी से मिली हुई ऑक्सीजन होती है वो चट्टानों को जो चट्टानों के अंदर मिनरल्स होते हैं रॉक्स के अंदर, उन मिनरल्स के साथ रिएक्शन करके ऑक्साइड बना देती है। जैसे कि मान लो कोई ऐसी चट्टान है जिसमें कि आयरन काफी है, ठीक है,
अब इसके साथ ऑक्सीजन मिलेगी तो क्या करेगी इसका चट्टान को, चट्टान में भी जंग लगा देगी, जिसको हम रस्टिंग बोलते हैं। और जंग लगने के बाद क्या होता है, चट्टानें टूट जाती है ना, ये लोहा भी टूट जाता है। तो इस प्रकार से चट्टानें भी, इनका भी अलग हो जाएगा, रस्टिंग हो जाने के कारण ढीली पड़ जाएंगी और फिर इनका वियोजन हो सकता है। ठीक है, ऐसे ही पाइराइट वाली चट्टानें होती हैं जैसे कई बारी, तो इसपे जब पानी और ऑक्सीजन का रिएक्शन होगा तो उसकी वजह से इसमें क्या होगा, इसमें आपको गंधक बन जाएगी। ठीक है, कुछ इसमें एसिड वाले सब्सटेंस भी, अम्लीय सब्सटेंस भी बन जाएंगे और धीरे-धीरे चट्टान जो है गलने लगती है। तो जो आपके ऐसे प्रदेश हैं, ट्रॉपिकल प्रदेश हैं, ठीक है ना, सेमी ह्यूमिड प्रदेश हैं, उष्णार्द्र भाग हैं, तो वहाँ पर ऐसा ऑक्सीकरण की जो क्रिया ज़्यादा होती है, कि इसकी वजह से क्या होता है, आप देखेंगे कुछ मिट्टियाँ जो लाल मिट्टी पाई जाती है, कुछ पीली मिट्टी पाई जाती है, भूरी मिट्टी पाई जाती है, तो ऐसी जगहों पे ऑक्सीजन की वजह से जो चट्टानों का ऑक्सीकरण हो गया, तो उसके साथ जो है ये चट्टानें ढीली पड़ गईं। तो ज़्यादातर आप देखेंगे कि जो हाइड्रेशन है और जो ये ऑक्सीडेशन है, ये दोनों कई बारी मिल के काम कर रही होती हैं, चट्टानों को गिराने में, ठीक है ना? ऐसा नहीं होता कि सिर्फ़ एक चट्टान पे एक ही काम कर रहा है फैक्टर, कई फैक्टर मिलके काम करते हैं। लेकिन हाँ, हमें जब पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, तो हमें इन फैक्टर्स को अलग-अलग भी पढ़ना पड़ता है। ऐसे ही कार्बोनेशन वाली बात होगी, कार्बोनेशन के अंदर जैसे कार्बन डाइऑक्साइड आपका पानी के साथ मिलेगी, तो कई प्रकार के कार्बोनेट बना देगी, है ना? कार्बोनेशन के अंदर। तो जो कार्बोनेट होते हैं वो पानी में घुल जाते हैं, ठीक है? और जब पानी में घुल जाएँगे तो क्या होगा, उसको चट्टान भी घुल जाएगी और चट्टान घुल जाएगी तो फिर क्या होगा, वो टूट जाएगी। जैसे कि लोहा है तो आपको आयरन सल्फाइड उसमें बन जाता है, ठीक है ना? और ऐसे ही जैसे कि आयरन है, उसका कार्बोनेट हो गया और सल्फ्यूरिक एसिड उसमें पानी के साथ मिलके तो सल्फ्यूरिक अम्ल बना देगा, सल्फ्यूरिक एसिड बना देगा। लोहे का जो है कार्बोनेट जो ज़्यादातर सॉल्यूशन ज़्यादा उसके अंदर होता है, घुलनशील ज़्यादा होता है और पानी के साथ जो है बड़ी फ़ास्ट तरीके से इसके अंदर रिएक्शन होता है और चट्टान जो है घुल के मिल के टूट जाती है। सिंपल ऐसे है कि जैसे चूने का पत्थर भी हो गया, तो अगर उसमें चूने के पत्थर में पानी डालोगे तो जल्दी नहीं होगा। लेकिन जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी मिक्स हो जाती है, तो फिर चूने से क्या बन जाता है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट में बदल जाता है, फिर आसानी से फटाफट से पानी से घुल जाता है। तो कार्बोनेशन की क्रिया के कारण ही अगर आप देखेंगे तो पोटाश हो गया या पोटेशियम कार्बोनेट, इन सब का निर्माण हो जाता है। और कई बार तो इनको कई जीवों के लिए तो बेनिफिशियल भी होता है। पोटाश देखते हो आप कई बारी उसमें डालते हैं, खेतों वगैरह में डालते हैं, है ना? तो भूमिगत जल जो है, जैसे अंडरग्राउंड वाटर है, तो उसमें क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होता है उसके अंदर, तो जहाँ पर भी ऐसी चूने वाली चट्टान हो गई, कास्ट टोपोग्राफी यूगोस्लाविया हमने बात की थी इसके बारे में, तो वहाँ पर कई प्रकार की इस तरीके की आपको इस कलाकृतियाँ देखने को मिलती हैं, तो कहीं न कहीं वो वेदरिंग का ही एक एग्ज़ाम्पल होता है। हाइड्रेशन हो गया कि जब चट्टानों का संपर्क जल से होगा, तो जल में हाइड्रोजन की मात्रा भी ज़्यादा होगी, है ना? तो हाइड्रोजन से चट्टानों की खनिजों में हाइड्रेशन की क्रिया शुरू हो जाती है और चट्टानें जो है अपने जल सोख लेती हैं। जल सोख लेंगी, जैसे रुई में पानी डाल दो, तो रुई क्या होती है, बड़ी हो जाती है, फैल जाती है ना? आयतन वृद्धि हो जाती है। तो कई बारी ये जो इसका एक्सपेंडेशन है, विस्तार है, वो काफ़ी अपनी जो पूरे उसके वॉल्यूम से दो डबल हो जाएगा और कभी-कभी तो ये 88% से ज़्यादा इसका फैल जाती है चट्टानें। तो विस्तार के कारण उनके जो कण हैं, जो उनके खनिज हैं, उनमें भी स्ट्रेस पैदा होगा। फिर चट्टानें फैल कर फिर टूट जाती हैं। तो जो ऐसे इग्नियस रॉक्स हैं आपके, आग्नेय चट्टानें होती हैं, तो आग्नेय चट्टानों में हाइड्रेशन का सबसे ज़्यादा काम प्रेशर पड़ता है और चट्टानें फिर आग्नेय चट्टानें टूट-टूट कर परतदार शैलों में परिवर्तित हो जाती हैं। जैसे कि आपने देखा होगा हाइड्रेशन की जो क्रिया होगी उसके फेल्ड्स्पर एक वो होता है, खनिज होता है। तो फेल्ड्स्पर का जो है क्या होगा, परिवर्तन हो जाएगा और ये काओलिन मिट्टी के रूप में बन जाती है। फेल्ड्स्पर में जब हाइड्रेशन का प्रोसेस होता है तो ये मृत्तिका, ठीक है? तो एक काओलिन मिश्र का बन जाती है। जिप्सम का भी अगर आप देखो तो वो भी जो है हाइड्रेशन की वजह से ही होता है। जिप्सम का निर्माण हो जाता है ना? CaCO3 के साथ मिलके। तो ये इनका ये जो कुछ हैं, ये केमिकल वेदरिंग में वो इनको क्या ये कहलाती हैं। और तीसरा जो होता है वो होता है आपका बायोलॉजिकल वेदरिंग। तो ये हो गया आपका बायोलॉजिकल वेदरिंग, जिसको आप बोल सकते हो प्राणी वर्गीय अपक्षय। तो प्राणी वर्गीय अपक्षय का मतलब क्या हो गया? तो इसके अंदर अलग-अलग जीव-जंतु जो हैं, वो खासकर जो है वनस्पति और जीव-जंतु दोनों मिला के चट्टानों को जो विघटन कर देते हैं, उसका वियोजन कर देते हैं, तो वो कहलाते हैं। लेकिन ये एकदम पूरा विनाशकारी नहीं होंगे, ठीक है ना? क्योंकि जैसे खासकर जो जीव-जंतु वगैरह होते हैं, बिल बना लेते हैं, चूहा जैसे बिल बना लेता है, जैसे आपका अर्थवर्म होता है ना?
अर्थवर्म जमीन मिट्टी के अंदर घुस घुस के धीरे धीरे उसको खोद देता है ना। कुछ कई बार खरगोश भी ऐसे काम कर देते हैं। तो ये क्या करते हैं, एक तरफ से चट्टान जैसे वनस्पति भी है, तो एक तरफ से चट्टानों को जोड़ रही होती है, अपनी जड़ों की वजह से मजबूत कर रही होती है, लेकिन साथ साथ उसमें वो दरार भी तो पैदा कर देती है, ढीला भी कर देती है कई बार उसके अंदर, जिसकी वजह से उसकी सघनता जो होती है, संगठन उसकी कमी हो जाती है उसके अंदर। तो जो जीव जंतु के द्वारा अपक्षय है पहला कहला देता है इसीलिए वेदरिंग ड्यू टू एनिमल्स। तो पृथ्वी की जो ऊपर सतह होती है, मिट्टी में रहने वाले कई प्रकार के कीड़े मकोड़े होते हैं, कई कारी प्राणी बोलते हैं, बरोइंग एनिमल्स बोलते हैं ना उनको, बरोइंग एनिमल्स। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, बिल बनाकर रहने वाले जो हैं, सांप भी हो गया उसमें, आप बोल सकते हो नेवला भी हो गया एक तरीके से ना। तो धीरे धीरे धरातल की जो चट्टाने हैं उनको ये क्या करेंगे, बिल बनाने के लिए खनन कर देते हैं, उसमें खोद देते हैं उसको, धीरे धीरे ढीली कर देते हैं, पोली बना देते हैं उसके अंदर, है ना। गिलहरी को आप देखो, गिलहरी हो गया, कई बार कुत्ते भी खोद देते हैं, दीमक होते हैं, लोमड़ी होती है, गीदड़ भी होता है, चींटी है, चूहा है ना। बहुत बहुत सारे क्या कहते हैं जानवर हैं जो चट्टानों को खोद देते हैं और खोद के उसमें बिल बना लेते हैं। तो उसके अंदर क्या होता है, उसके कारण चट्टानों की जो पोली है उसी कमजोर हो जाती है, विघटन आसानी से होने लगता है। कई बार आप देखेंगे छोटे छोटे कीड़े मकोड़े हो गए, जैसे मैंने अर्थवर्म की बात की आपकी, केंचुए बोलते हैं ना, केंचुए किसान का दोस्त होते हैं, क्योंकि उसके अंदर वो छेद कर देते हैं उसके अंदर, नीचे मिट्टी में चट्टानों में, उनके अंदर फिर हवा चली जाती है, ऑक्सीजन हो जाती है, नाइट्रोजन मिल जाती है, और पृथ्वी की जो भूमि की जो उर्वरता है वो बढ़ जाती है। लेकिन कहीं ना कहीं वेदरिंग का प्रोसेस भी कर देते हैं ना। तो कहा जाता है कि जो केचुआ होता है उसका जैविक अपक्षय में, बायोलॉजिकल वेदरिंग में सबसे बड़ा हाथ होता है उसके अंदर, क्योंकि हर साल अगर आप थोड़ा 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 उसको देखेंगे तो वो निचली परतों की मिट्टी को खोद कर ऊपर इकट्ठा करता रहता है। तो अगर मान लो कि 1 एकड़ जमीन है कहीं पे, ठीक है, तो उसमें कम से कम नहीं तो 1.5 लाख छोटे छोटे कीड़े होंगे, और वो 1.5 लाख जो कीड़े हैं एक साल के अंदर लगभग आपकी 15 टन मिट्टी जो है वो इकट्ठी कर देते हैं ऊपर उठा के। तो ये समझ लो आप, इतना ज्यादा उसमें हमें दिखता नहीं है, पता नहीं चलता, लेकिन वो इतना ज्यादा वेदरिंग करते हैं। दूसरा होता है आपका वेदरिंग ड्यू टू वेजिटेशन। वेजिटेशन मतलब वनस्पति, वनस्पति के द्वारा जो अक्षय हो रहा है। तो वनस्पति की वजह से भी जो है 2 तरीके का अक्षय हो जाएगा, एक तो आपका मैकेनिकल वेदरिंग होता है यांत्रिक, दूसरा होता है आपका केमिकल वेदरिंग जो है रासायनिक। तो जो मैकेनिकल है, वो मैकेनिकल वेदरिंग जो हो रही है वो कैसे हो रही है, जो पेड़ हो गए, झाड़ी हो गई, छोटे मोटे पौधे हो गए, उनकी जड़ जो है पृथ्वी के अंदर जाएंगी, और उससे फिर जो है चट्टानों की दरारों में उनकी जड़ों का प्रवेश हो जाएगा, वो फैलने लगेगी, फिर चट्टानों के में विघटन हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से एक तो विघटन हो जाता है। ठीक है, दूसरा जो है इसके अंदर क्या होगा कि जो आपकी चट्टाने हैं, वो सॉरी पेड़ पौधे हैं, उनकी चट्टान जड़ों में, चट्टानों की कुछ तत्वों में जो है कुछ बैक्टीरिया भी मिलते हैं। ठीक है ना, जो कि मॉइस्चर की वजह से, जल की वजह से जो बैक्टीरिया पैदा हो जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, चट्टानों की जो खनिज है उसको घोल देते हैं, और घोल के इसको चट्टानों को अलग कर देते हैं, जिसकी वजह से चट्टान कमजोर पड़ जाती है। तो वनस्पति और जीव के जो अवशेष हैं वो जल में पकड़कर सड़ते रहते हैं धीरे धीरे, उसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड बन जाती है, ऑर्गेनिक एसिड कार्बन डाइऑक्साइड फिर अलग हो जाते हैं, फिर मिक्स हो जाते हैं, तो वो कहीं ना कहीं एक तरीके से एक्टिव सॉल्वेंट बन जाते हैं, सक्रिय घोलक बन जाते हैं। ठीक है, और चट्टानों की जो खनिज हैं उनको अलग कर देते हैं। वनस्पति भी कई बार उसके जो अवशेष हैं जो पड़े रह गए वो सड़ के ह्यूमस बन जाते हैं, तो वो कई बार लिमोनाइट को घुलाकर अलग कर देते हैं उसके अंदर से। ठीक है, तो हमेशा ऐसा नहीं है कि वनस्पति का जो काम है वो चट्टानों के अंदर जो है विघटन ही पैदा करेगा। ठीक है, और वियोजन पैदा करेगा। आप ज्यादातर देखें तो हम कई बार बोलते हैं कि जहाँ पर इरोजन ज्यादा हो रहा हो, अपरदन ज्यादा हो रहा हो, वहाँ पे पेड़ लगाओ। तो क्योंकि चट्टान जो वनस्पतियों की जड़ है वो चट्टानों को आपस में बांध के भी रखती है। ठीक है ना, तो अपक्षय और अपरदन के टाइम पे जो है वो उसको जोड़ भी देती है, इकट्ठा भी कर देती है कई जगहों पे। और इस प्रकार से आपको ऐसे जो है अक्षय, खासकर वनस्पति वाला, ये अमेरिका के अंदर केंटुकी प्रदेश है, वर्जीनिया है, टेनेसी है, वहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। हिमालय में भी अगर आप देखें तो जो वनों के अनावरण से क्या होता है, जब पेड़ काट दिया आपने तो उसकी जड़ें जो है वो सूख जाएंगी ढीली से, वो अपनी जो जिसकी वजह से चट्टानों को उसने पकड़ रखा था वो ढीली पड़ जाएंगी, फिर वहाँ पर जो है इरोजन हो जाता है ना। तो ये कारण होता है। और इसके अलावा जो है आपका इसमें एक और आप जोड़ सकते हैं, उसको हम बोल देते हैं ह्यूमन की वजह से भी वेदरिंग होती है, कई बार मानव जनित अपक्षय जिसे बोल देते हैं। चौथा ऐड कर सकते हैं, ये भी एक महत्वपूर्ण है, एंथ्रोपोजेनिक
वेदरिंग, मानव जनित अपक्षय। तो मानव जनित तो आप समझ रहे हो कि अब क्या हो रहा है, कई जगहों पे तो हम खनन कर रहे हैं, है ना, माइनिंग कर रहे होते हैं, सड़क बना रहे हैं, तोड़ देते हैं उसको, पहाड़ों को तोड़ते हैं, खनिजों को निकालने के लिए, मिनरल्स को निकालने के लिए डायनामार से पहाड़ी को तोड़ दिया, कहीं पे हमने टनल बनाई, है ना, तो उसको वहां पे तोड़ दिया, चट्टानों को निकाल लिया, कहीं से सीमेंट निकालने, कहीं से चूना पत्थर निकालने, तो उससे क्या होगा, चट्टानों में विघटन होता रहेगा ना, और कई बार फिर भूकंप भी आ जाता है ना, उसकी वजह से भी कई जगह फिर काफी विनाश भी हो जाता है। तो ये सब जो है आपके वेदरिंग की मनुष्य की वजह से भी वेदरिंग हो जाती है, ठीक है। तो ये हमारा सारा वेदरिंग का एक आपका जो टॉपिक था वो लगभग लगभग कवर हो गया है। तो इसके बाद जो है वेदरिंग के बाद आपके जो मोर्फोलॉजी के अंदर लगभग लगभग यही मेन टॉपिक्स थे जो हमें यूपीएससी के प्री और मेंस दोनों के लिए इम्पोर्टेंट थे। इसमें आपने केमिकल, फिजिकल और बायोलॉजिकल तीनों तरीके के मेथड्स देख लिए, सॉल्यूशन, कार्बोनेशन, हाइड्रेशन देख लिया, ऑक्सीडेशन देख लिया, और फिजिकल प्रोसेस भी देख लिए जिसके अंदर अनलोडिंग होती है और फ्रीजिंग होती है, सॉल्ट वेदरिंग हो जाती है। बायोलॉजिकल में आपने ब्रोइंग, बेजिंग, प्लांट रूट्स की वजह देख लिया, और चट्टानों वेदरिंग की वजह से क्या होता है कि चट्टानों के ऊपर की परत टूट जाती है, कई बार वो हट जाती है, और उसकी वजह से भी कई बार आप देखते हैं कि अलग अलग प्रकार की मिट्टियों का निर्माण भी हो जाता है, ठीक है। और एक इसमें होता है मास मूवमेंट, ठीक है ना। तो मास मूवमेंट क्या हो गया कि उसमें जो है बड़ी मात्रा में जो है द्रव्यमान, उसका द्रव्यमान का संचालन, ठीक है ना, जिसे बोल देते हैं हम द्रव्यमान। तो द्रव्यमान संचालन का मतलब क्या होगा कि जैसे भौतिक, रासायनिक या जैव रासायनिक अपक्षय जो विघटन हो गया, विघटन होने की वजह से जो चट्टाने हैं उनको वो टूट के बिखर जाती हैं, इकट्ठी हो जाती है एक जगह, तो कहीं ना कहीं वो शैल का अपशिष्ट बना देती हैं, मतलब कूड़ा एक तरीके से बन गया है, ठीक है। इसको बोल देते हैं रॉक वेस्ट। अब रॉक वेस्ट बन गया, अब रॉक वेस्ट क्या होगा, ज्यादातर जो है ये सेल अपशिष्ट जो है, रॉक वेस्ट जो है, जो पहाड़ी की ढाल होती है वहां पर क्या होता है, पहाड़ी की ढाल स्लोपी है कहीं पे, अब यहाँ पर चट्टाने थी, टूट गई, बिखर गई, तो धीरे धीरे नीचे आएंगी उसकी गुरुत्वाकर्षण की वजह से, ढलान की वजह से। तो जब नीचे आएंगी तो उसी को हम बोल देते हैं मास मूवमेंट, ठीक है। सेल सेल द्रव्यमानों का संचरण, शैलों का संचरण, और इसका मास वेस्टिंग मतलब द्रव्यमान का क्षय, मास मूवमेंट। और दूसरा इसके अंदर एक वर्ड आता है जिसे बोल देते हैं मास वेस्टिंग, द्रव्यमान का क्षय, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि जब चट्टानों के पदार्थ अलग हो गए और ढाल के सहारे धीरे धीरे वो गतिशील हो गए, मूवमेंट हो गया, नीचे नीचे गिरते चले गए, तो एक मलबा के रूप में इकट्ठे होकर नीचे आ जाते हैं। इनमें मेन जो काम होता है वो गुरुत्वाकर्षण बल का ही होता है, और इसमें कई बार पानी के साथ मिलके हवा की वजह से, कई बार बर्फ के साथ बहते हुए नीचे की तरफ से बहते हुए चले जाते हैं, तो उसकी वजह से जो है सारा ये आपका द्रव्यमान संचालन बन कहलाता है, ठीक है। इसके अंदर जो है अलग अलग फॉर्म्स होती हैं इसकी। एक तो डायरेक्शन की वजह से होता है कि कैसा ये लंबवत हो रहा है, लेटरल हो रहा है, मतलब पार्श्ववर्ती हो रहा है या विकर्णी हो रहा है। तो डायरेक्शन के उसके बेसिस पे भी आप इसको देख लेते हैं, डायरेक्शन आपको पता ही किस तरीके से मूवमेंट होगा। और दूसरा इसके अंदर होता है कि द्रव्यमान का जो मेन संचलन है, मास वेस्टिंग जो है, उसका मेन वर्गीकरण जो हम कर देते हैं वो किसकी वजह से करते हैं कि कौन कौन से टाइप से नीचे की तरफ आता है, ठीक है। तो बेसिक क्लासिफिकेशन इसका जो आप करोगे तो वो ये कर सकते हो, मेन क्लासिफिकेशन इसके जो होते हैं वो क्या क्या होते हैं। एक होता है कि मतलब वेरी फास्ट, काफी जो तेज जो होंगे, अति तीव्र वाला संचलन होगा, मतलब कि जिसमें काफी स्पीड से जो है जब ये नीचे की तरफ आते हैं तो काफी स्पीड से आते हैं। तो स्पीड से आएंगे तो क्या होगा कि उसके अंदर जो है पानी की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, अचानक से सडन जो कोई तेजी से मूवमेंट आएगा और उसकी वजह से जब नीचे आएंगे तो ये कहलाते हैं आपका वेरी रैपिड मूवमेंट, ठीक है। वेरी रैपिड मूवमेंट कैसे आ जाएंगे, जैसे कि इसमें क्या होता है कि वाटर की इसमें जरूरत नहीं होती है ना, इसे पानी की जरूरत नहीं है, नो वाटर इज रिक्वायर्ड। इसमें क्या हो रहा है आपका कि जैसे कि लैंडस्लाइड आ गया, ठीक है। तो लैंडस्लाइड आएगा, तेजी से एकदम बहती हुई चली जाएगा नीचे, टूटता हुआ फूटता हुआ नीचे की तरफ गिरेगा चीजें आके,
तो इनमें अलग अलग होते हैं, इसके पार्ट होते हैं, जैसे कि स्लम्प हो गया, ठीक है, तो इसको हम बोल देते हैं अवपतन। तो स्लम्प की वजह से एकदम से नीचे गिरेगा। इसमें एक और होता है जिसे हम बोल देते हैं क्या नाम है आपका, डेब्रिस स्लाइड, ठीक है। मलबा स्खलन, और एक होता है आपका डेब्रिस फॉल, मलबा पात, एक इसके अंदर होता है रॉक फॉल। Excuse me, sir. यस, Screen is not showing here. अच्छा स्क्रीन इज नॉट विजिबल, ऐसे क्यों हो गया? ठीक है, ये रॉक फॉल हो गया, और इसके अंदर एक होता है आपका रॉक स्लाइड। सेल स्खलन, तो ये क्या होता है, ये अलग अलग प्रकार से जब चट्टाने जो हैं नीचे टूट के बिखरने लगती है, नीचे की तरफ गिरने लगती हैं, तो ये जो है टाइप्स के कहलाते हैं, ठीक है ना। इसमें इकट्ठा मलबा जो है नीचे की तरफ आगे गिरा और बहने लगा, नीचे की तरफ चल के आगे गिरने लगा, तो ये आपका कहलाएगा रॉक डेब्रिस फॉल, ठीक है ना। तो फॉल हो रहा है, चट्टान जो है काफी छोटे बड़े जो हैं, पहाड़ियों के शिलालेख में पत्थरों के जो पार्ट टूटे हुए हैं, शिलाखंड जो हैं, वो विकसित हो गए, अपने जोड़ों के सारे टूट गए और अचानक नीचे गिरने लगते हैं, तो उसकी वजह से जो है ये आपका लैंडस्लाइड कहलाता है, ठीक है ना। इसमें जो है फॉल हो गया, फॉल तो अचानक तेजी से गिरेगा, स्लाइड जो हो जाते हैं वो खिसकते हुए जब नीचे की तरफ आते हैं, तो स्लाइड कहलाते हैं, ठीक है। तो मेन मेन क्या है कि फर्स्ट इसमें आपको ये याद रखना है कि मेन मेन कौन से हैं पार्ट, इसके सब पार्ट्स कौन कौन से, एग्जाम में कभी पूछे तो इस तरीके से पूछ लेते हैं, ठीक है। इसके कुछ और पार्ट्स हैं, ऐसा करते हैं, आज 7 बज गए हैं, काफी देर की क्लास हो गई है, ऐसा करते हैं कुछ इसका छोटा सा जो पार्ट रह गया है वो मैं इसको नेक्स्ट क्लास में कवर कर दूंगा इनिशियल पार्ट्स में, फिर हम इसमें फिर नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे आपके, ठीक है। मॉर्फोलॉजी आपकी ऑलमोस्ट खत्म हो गई है, ये आपकी 15 मिनट 10-15 मिनट को लगेंगे इसमें, इसको फिनिश कर दूंगा मैं। तो नेक्स्ट क्लास में आपकी फिर क्लाइमेटोलॉजी स्टार्ट करते हैं, फिर ओशनोग्राफी पढ़ेंगे, और फिर फिजिकल ज्योग्राफी आपका कंप्लीट हो जाएगा। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। Okay, sir. Thank you, sir. यू वेलकम, टेक केयर।